So let us go ahead now with our discussion on the topic of income from salary. अच्छा खासा टॉपिक चालू है, आपने बहुत अच्छे तरीके से अब तक स्कोर किया हुआ है, स्टैमिना मस्त से मेंटेन किया हुआ है. सो लेट अस गो अहेड नाउ. अभी आज तो मैंने जैसा बोला था वैसा ढलान है, अभी नीचे उतरने वाले हैं, ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं होते जाएगा. दरवाजा बंद करूँगा ना बड़ा. नाउ स्लोली यू विल फाइंड दैट द थिंग्स आर गोइंग टू बी इजी. रोहित बाळा, तुला मी जो सकाळी ईमेल ॲड्रेस पाठवलेला आहे रोहित, तो ईमेल ॲड्रेस वापरून आता जॉगिंग करायचं. देन यू विल नॉट हॅव टू वेट फॉर मी टू ॲडमिट यू इन द क्लास. प्लीज एन्श्योर दॅट यू आर जॉइनिंग द गुगल मीट बाय यूजिंग द ऑफिशियल ईमेल ॲड्रेस गिवन बाय द क्लास. त्याला ॲक्टिवेट करून घ्या आणि त्याला वापरून नेहमी लॉग इन करत जा. ओके, चलो ठीक आहे. सो एनी अदर फ्रिंज बेनिफिट रूल नंबर 3, सब रूल नंबर 7. रूल नंबर 3 नावाचा रूल आहे, त्याच्यामध्ये आपल्याला हे वेगवेगळे रूल्स आहेत. त्याच्यापैकी सब रूल नंबर 7 जो आहे, जसा सेक्शनच्या मध्ये सबसेक्शन असतं तसं रूलमध्ये सब रूल आहे. रूल नंबर 3 काय सांगतो, व्हॅल्युएशन ऑफ परक्विजिटसाठीचे रूल सांगतोय. त्याच्यापैकी सब रूल नंबर 7 जो आहे तो या छोट्या मोठ्या गोष्टींबद्दल गप्पा मारणार आहे. काल आपण भरपूर गोष्टी बघितल्या होत्या. कारमध्ये काय होतं काल रात्री आपण बघितलं, शेवटचं लेक्चरचं त्यामध्ये कार, नंतर मग अदर ऑटोमोटिव्ह डिव्हायसेस पण बघितले. त्याच्याशिवाय आपण बाकीच्या कुठल्या गोष्टी बघितल्या काल, डोमेस्टिक सर्वंट, गॅस, वॉटर, इलेक्ट्रिसिटी, एज्युकेशन फॅसिलिटी. And then we talked about the free concessional tickets to the employee or the family members or private tour. And then we also talked about interest free concessional loan and traveling touring accommodation there. तो वो सब चीज़ें अपना करके हो गया. अभी आज हमको देखना है फ्री फूड एंड बेवरेजेस, गिफ्ट वाउचर्स ऑन सेरेमोनियल ओकेजन्स. सो फ्री फूड एंड बेवरेजेस देखो, इट शुड बी नॉन अल्कोहलिक. एम्प्लॉयर ने अगर अपने एम्प्लॉयज़ को नॉन अल्कोहलिक फूड एंड बेवरेजेस प्रोवाइड किया रहेगा. ओके, and in case of onshore work it should be during office hours. onshore work म्हणजे काय, फॉर एक्झाम्पल मायसेल्फ, आपली कंपनी कुठली MTC प्रायव्हेट लिमिटेड आणि मी इकडे काम करतोय, तर मला समजा इकडे त्यांनी चहा वगैरे प्रोव्हाइड केला कंपनीने, इकडे काय खाणं प्रोव्हाइड केलं इकडे, मी जिकडे ऑफिसमध्ये बसतोय क्लासमध्ये बसतो तिकडे, तर मग इट विल बी कन्सिडर्ड ॲज अ डिफरंट सिच्युएशन. पण ते जर का मला त्याने बाहेरचं प्रोव्हाइड केलं तर क्लास सुटल्यावरती मग आरामात मी घरी जाताना पाणीपुरी खाऊन जातोय आणि पाणीपुरी बिल कंपनीला लावतोय. समजतं आहे का? तर ते म्हणणार सर ते ऑनशोर वर्क नाही आहे तुमचं. मग इन दॅट केस ऑनशोर म्हणजे जिकडे तुम्ही काम करताय तिकडे. सो इन द वर्क प्लेस इफ यू आर गिविंग दॅट पर्टिक्युलर थिंग, सो इट शुड बी ड्युरिंग ऑफिस आवर्स and it should be in the office premises or by way of non-transferable coupons to be used at eating joints only. तो जर का माझं एम्प्लॉयर मला फूड अँड बेवरेजेस प्रोव्हाइड करतोय ड्युरिंग ऑफिस आवर्स आणि इन द ऑफिस प्रिमायसेस, सर पण आमच्या ऑफिसमध्ये ना प्रोव्हाइड करण्याची जागाच नाही आहे, म्हणजे देर इज नो कॅन्टीन ऑल्सो आणि इन द ऑफिस प्रिमायसेस वेअर आय एम सिटिंग इन द ऑन द क्लास. आता इकडे कुठे मी मला प्रोव्हाइड करणार सगळ्या गोष्टी. मग ते काय म्हणतात, सर ठीक आहे आम्ही तुम्हाला काय करू, सोडेक्स हो, SODEXHO, सोडेक्स हो म्हणून काही पासेस मिळतात, किंवा मग ते तुम्ही किराणा मालाच्या दुकानात वापरू शकतात किंवा इटिंग जॉईंटला पण वापरू शकतात. जसं ॲमेझॉनचं गिफ्ट वाउचर असतं तसे गिफ्ट वाउचर असतात. सो एम्प्लॉयर काय म्हणतो, हे बघा मला कॅन्टीन मॅनेज करणं शक्य नाही आहे, माझा ऑफिसमध्ये एवढी जागा नाही आहे, समजतं आहे का, आणि आपल्या ऑफिसच्या आजूबाजूला भरपूर ठिकाणी वेगवेगळे खाण्याचे जॉईंट्स आहेत, तर यू कॅन गो देअर. ऑफिसच्या टायमिंगमध्ये जेव्हा तुम्हाला खावंसं वाटतं तेव्हा तुम्ही जाऊन तिकडे खाऊ शकता. स्वतःचे पैसे द्यायची गरज नाही आहे, मी पैसे देतो. पण मग प्रत्येक वेळेला तुम्ही माझ्याकडे येणार, मला म्हणता सर कॅश द्या, मी म्हणणार पेटी कॅशमध्ये एंट्री करा, ती गडबडच नाही करायची. समजलं मी काय म्हणतो ते. त्यापेक्षा मी काय करून ठेवीन, आधीच ठरवीन की बाबा क्लास ए एम्प्लॉईजना मला किती पेमेंट करायचं आहे खाण्यास पिण्यासाठी. समजा की मी स्वतःचं कॅन्टीन चालू केलं असतं तर जनरली त्यांनी किती वेळा चहा प्यायला असेल, किती वेळा कॉफी प्यायला असेल, किंवा मी त्यांना किती वेळा तयार आहे, हाऊ मेनी टाइम्स टी, हाऊ मेनी टाइम्स कॉफी, वॉट आयटम्स ऑफ ब्रेकफास्ट, त्याचं साधारणपणे अमाऊंट किती असेल, आणि मे बी लंच और मे बी इफ देअर इन द नाईट शिफ्ट देन डिनर. समजतं की मी काय म्हणतो ते. तर मी अंदाज काढून ठेवला, मला लक्षात आलं की एका एम्प्लॉईसाठी मला 3000 रुपीज आय एम रिक्वायर्ड टू पे ऑलमोस्ट 3000 रुपीज पर मंथ फॉर हिज फूड, बेवरेजेस और सम नॉन अल्कोहलिक ड्रिंक्स एक्सेट्रा, कॉफ़ी, टी, नींबू शरबत, कोकम शरबत, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट. तो वैसा करने के लिए मुझे एक एम्प्लॉय के पीछे 3000 रुपये का खर्चा आएगा. तो मैं क्या करता हूँ, सोडेक्स हो नाम का कंपनी है या फिर डायनस कार्ड जैसा कंपनी है या फिर ऐसा कोई दूसरा गिफ्ट वाउचर वाला कंपनी है, वो कंपनी, मेरा कंपनी नहीं है, वो कंपनी ने ऑलरेडी अलग अलग फूड जॉइंट्स के पास जाके उनके साथ टाइप किया हुआ है. और टाइप क्या किया हुआ है कि हम देखो वो जो दूसरा कंपनी है, पास देने वाला कंपनी है, गिफ्ट कूपन देने वाला कंपनी है, वो कंपनी नंबर 1 अलग अलग फूड जॉइंट के पास गया, उनको सबको बोला कि आपके पास जो कस्टमर आएंगे उनके पास से आप कैश भी मत लेना, उनके पास से आप क्रेडिट कार्ड भी मत लेना. अगर उनके पास हमने दिए हुए पासेस रहेंगे तो पासेस आप हमारे पास दे देना और हमारे पास से आप कैश ले लेना.
समझ मैं कैसे बोल रहा हूँ? तो वेन एवर अ कस्टमर कम्स इन योर होटल, वेन एवर अ कस्टमर कम्स इन योर रेस्टोरेंट, डोंट टेक एनी मनी फ्रॉम हिम इफ ही इज गिविंग आर पास, आर कूपन। समझ मैं कैसे बोल रहा हूँ? होटल वाला बोलते ठीक है, मुझे क्या कैश मिलने वाला है ना, कस्टमर कैसे नहीं मिलेगा, आपके पास से मिलेगा, काम खत्म हो गया। समझ मैं कैसे बोल रहा हूँ? लेकिन उसके लिए दूसरा बात, फिर अभी मुझे दूसरा काम करना पड़ेगा। अब मेरे पास कस्टमर के पास कूपन कहाँ से आएगा? तो मैं अलग अलग कंपनी को जाकर मिलता हूँ और कंपनी को क्या बोलता हूँ, देखो आपके कंपनी में बहुत सारे एम्प्लॉइज़ है, आप उनको खाने पीने के लिए हमेशा कैश देते बैठे रहते हो, तो उसका कुछ ज़रूरत नहीं है, आप उससे अच्छा वो सारा लमसम कैश हमको दे दो। आप उनको हर महीने में 3000 रुपीज़ के आसपास खर्चा करने वाले थे ना, तो आपके पॉकेट से 3000 जाने वाला है, आप उसके लिए तैयार हो ऑलरेडी, यू आर एनीवे स्पेंडिंग, बट देन इट इज इंक्रीजिंग योर वर्क। वो एक बार आएगा वाउचर बना फिर से दे दो, दूसरा बार आएगा वाउचर बना फिर से दे दो, क्या को झंझट करने का? उससे अच्छा आप एक ही बार हमको सब, आपके पास कितने एम्प्लॉइज है? 100 एम्प्लॉइज है, ओके, इंटू 3000 मतलब 3 लाख रुपए हर महीने का आपका खर्चा होता है। तो आप ऐसा कर दो, हमको एक ही चेक दे दो 3 लाख रुपए का, और डायरेक्टली आप एंट्री कर सकते हो वाउचर के ऊपर कि 3 लाख रुपीज स्पेंड फॉर फूड एंड बेवरेजेस। समझे मैं कैसे बोल रहा हूँ? और आप हमको बताओ कि आपको जो हमने कूपन देने का है वो कितने रुपए का कूपन देने का है। मतलब 3000 रुपीज़ का कूपन देने का हो तो ठीक हो गया, एक एक बुकलेट में देने वाला हूँ आपको, बट उसके अंदर एक एक कूपन कितने का रहेगा? 5 रुपये का कितना, 10 रुपये का कितना, 100 रुपये का कितना, 50 रुपये का कितना, ऐसा अलग अलग मुझे बता के रखो, तो मैं उसके हिसाब से कूपन छापूंगा। समझे मैं कैसे बोल रहा हूँ? और वो कूपन का बुकलेट आपको दे दूंगा, आप अपने एम्प्लॉयज़ को दे दो। गॉट द आइडिया? सो नाउ द एम्प्लॉयर पेड टू द कूपन वाला कंपनी, coupon wala company printed coupons of different denomination, got the idea, and gave it to the company, company gave it to the workers, worker will take it to the restaurant and will give it to the restaurant wala will give them food or beverages whatever the case may be, and thereafter will give the coupon back to the coupon company will give him cash। सिर्फ कूपन कंपनी क्या करेगी? अपना प्रिंटिंग का खर्चा है। सो कंपनी कैसे अगर 3000 रुपीज़ आया रहेगा, कंपनी कैसे अगर 3000 रुपीज़ आया रहेगा तो कंपनी को बोलेगी एक 3000 रुपीज़ का अपने हमको पेमेंट किया रहेगा तो हमको 2750 रुपये का कूपन देंगे, 250 रुपया फॉर प्रिंटिंग एंड ऑल। समझ से मैं कैसे बोल रहा हूँ? तो उनका इधर प्रॉफिट मार्जिन हो गया। होटल वाले को क्या बोलेंगे? अगर आपने हमको एक 50 रुपये का कूपन दे दिया, कस्टमर ने आपको दिया था, आपने हमको दे दिया, तो हमको 50 रुपये के सामने में भी 49 रुपीज़ नहीं तो 48 रुपीज़ दे देंगे। जैसा क्रेडिट कार्ड में ट्रांजैक्शन होता है तो 1.5% प्रोसेसिंग चार्जेस रहता है, वैसा हमारा प्रोसेसिंग चार्जेस। समझ से मैं कैसे बोल रहा हूँ? होटल वाला बोलेगा मुझे नहीं चाहिए, हम बोलेंगे देखो भाई आपके पास इन्फोसिस का सारा लोग आएगा खाना खाने को, सोच के देखो, इतना बड़ा कस्टमर छोड़ने का तो छोड़ो, दूसरा होटल वाला हमको हाँ बोलने को तैयार है, तो होटल वाला क्या बोलेगा? जाना तो यार अच्छा है ना, आता है तो ठीक है, वैसे भी अपना होटल इधर इतना सारा कुर्सी है और 4 कुर्सी के ऊपर 100 रुपये का 100 रुपये मिल गया, और 4 कुर्सी के ऊपर 100 रुपये का 98 रुपीज़ मिल गया, तो भी 98 तो मिल गया ना अपने को। समझो मैं कैसे बोल रहा हूँ? तो बोलेगा चलेगा ठीक है, तो इधर से भी थोड़ा पैसा लिया और कंपनी कैसे थोड़ा पैसा लिया, इस तरह से वो सिस्टम अपने चलाते जाते हैं। समझे मैं कैसे बोल रहा हूँ? अभी ये पासेस का सिस्टम काफ़ी कम हो गया है, बिकॉज नाउ इट इज यू विल फाइंड एवरीथिंग इज वर्किंग ऑन यूपीआई एंड एवरीथिंग एल्स, तो इसका ज़्यादा फायदा नहीं होता है, बट वंस अपॉन अ टाइम इट वॉज अ बिग थिंग। तो इसके लिए उन्होंने बोल के रखा है कि फूड एंड बेवरेजेस अगर दे आर प्रोवाइडेड इन नॉन अल्कोहलिक मैनर, नेक्स्ट इफ इट इज ऑन शोर वर्क देन इट शुड बी ड्यूरिंग ऑफिस आवर्स एंड इट शुड बी इन द ऑफिस प्रीमाइसेस, एंड अगर ऑफिस प्रीमाइसेस नहीं रहेगा तो इट शुड बी बाय वे ऑफ नॉन ट्रांसफरेबल कूपन्स, नॉन ट्रांसफरेबल कूपन्स टू बी यूज ओनली एट ईटिंग जॉइंट्स। नॉन ट्रांसफरेबल मतलब क्या है? अभी वो कूपन के ऊपर मेरा नाम है सपोज आनंद मौर्य से लिखा रहेगा, तो ओनली आई कैन यूज इट, उसके पीछे मुझे साइन करके देना पड़ेगा। समझे मैं कैसे बोल रहा हूँ? मैंने वो कूपन दे दिया नम्रता को, तू जा खाना का क्या जा, नम्रता बोलती सर मैं आपके कंपनी में काम नहीं करती, मैं बोलता चलता है रे डोंट वरी, ये कूपन दिखाए का काम हो जाता है, तो इट बिकम्स ट्रांसफरेबल कूपन। फिर मैं नम्रता कैसे पैसा भी ले सकता हूँ? बोलूँगा नम्रता मैं तुमको 100 रुपये का कूपन दिया है, कुछ नहीं तो मुझे कम से कम 95 रुपीज़ तो दे दूँ। समझे मैं क्या बोल रहा हूँ? कंपनी ने दिया कूपन वाले को, कूपन मुझे मिल गया, मैं तुमको कूपन देके तुम्हारे वैसे पैसे ले लिया, सो मतलब जिंदगी में कलर भरना चालू कर दिया, दैट इज नॉट समथिंग विच इज ओके। हम बोलेंगे नॉन ट्रांसफरेबल कूपन रहना चाहिए, ओके। एंड इन केस ऑफ ऑफशोर वर्क, लेकिन अभी ऑफशोर मतलब क्या है? घर से दूर भेज दिया उसको, अभी ऑफिस के काम के सिलसिले में मुझे घर से दूर भेज दिया है, ऑफिस के फैक्ट्री में, कंपनी के फैक्ट्री में, कंपनी के ऑफिस में नहीं जा रहा हूँ, घर से दूर जा रहा हूँ, तो वहाँ पे शायद मुझे अभी ड्यूरिंग ऑफिस आवर्स भी लगेगा खाना पीना, और ऑफिस आवर्स खत्म होने के बाद ही खाना पीना लगेगा, क्योंकि मैं घर से दूर हूँ, मेरे बीवी बच्चे मेरे साथ नहीं है, और आपने मुझे 10 दिन के लिए भेजा है सिर्फ। समझ से मैं कैसे बोल रहा हूँ? तो वो ऑफशोर वर्क के लिए जा रहा हूँ, देन द प्रोविजन मे बी एट अदर देन ऑफिस प्रीमाइसेस और बियॉन्ड ऑफिस आवर्स ऑल्सो। समझने में कैसे बोल रहा हूँ? ऑनशोर वर्क रहेगा तो इट शुड बी ड्यूरिंग ऑफिस आवर्स एंड इट शुड बी इन ऑफिस प्रीमाइसेस और बाय वे ऑफ नॉन ट्रांसफरेबल कूपन्स विच कैन बी रिडीम्ड और इनकैश्ड ओनली एट ईटिंग जॉइंट्स। ऑफशोर रहेगा तो इट कैन बी बियॉन्ड ऑफिस आवर्स एंड इट कैन बी बियॉन्ड ऑफिस प्रीमाइसेस। समझने में कैसे बोल रहा हूँ? क्योंकि अगर मुझे आपने 10 दिन के लिए स्विट्जरलैंड का किसी बैंक का सॉफ्टवेयर का इंप्लीमेंटेशन करने को भेज दिया,
अब 10 दिन के स्विट्जरलैंड में क्या सब लेके जाऊँ घर से सामान, खाना पका के लेके जाऊँ? दैट्स नॉट पॉसिबल। वो कच्चा सामान लेके जाऊँगा, वहाँ पे जाके खाना पकाऊंगा, दैट्स ऑल्सो नॉट पॉसिबल। तो वहाँ पे मैं ऑफिस के काम के सिलसिले में जा रहा हूँ, तो उधर के नंबर 1 ऑफिस के बिल्डिंग के बाहर चला गया मैं, ऑफिस के बिल्डिंग के बाहर, इस शहर से बाहर, इस स्टेट से बाहर, इस देश के बाहर चला गया। 10 दिन के लिए थोड़ी बीबी बच्चों को लेके जाऊँगा, दैट्स नॉट पॉसिबल। समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? तो फिर आप मुझे खाना पकाने के लिए कुछ तो गड़बड़ हो ही जाएगा। तो बोलते ठीक है, फिर अभी ऑफिस आवर्स के बाद में दिया तो भी चलेगा, और ऑफिस बिल्डिंग के बाहर दिया रहेगा तो भी चलेगा, वो कूपन ऊपर नहीं रहेगा तो भी चलेगा, दैट इज ऑल्सो ओके फॉर अस। क्लियर मैं कैसे बोल रहा हूँ? सो अगर ऐसा रहेगा, फ्री फूड एंड बेवरेजेस, इट शुड बी नॉन अल्कोहलिक, इन केस ऑफ ऑनशोर वर्क इट शुड बी ड्यूरिंग ऑफिस आवर्स, इट शुड बी इन ऑफिस प्रीमाइसेस और by way of non-transferable coupons to be used at eating joints only. In case of offshore work, the provision may be at other than office premises or beyond office hours. Step 1 क्या करने का है? Gross value amount spent by the employer. Step number 2, amount as per step 1 minus amount recovered from the employee if any. If the refreshment is provided during office hours in the office premises, then the entire amount is exempt. ये जो अगर ये ऐसा पूरा किया रहेगा ना, ये वाला पूरा किया रहेगा ना, तो हम बोलेंगे entire amount is exempt. बट अगर ऐसा नहीं किया रहेगा तो टैक्सेबल। टैक्सेबल कितना? अमाउंट स्पेंड बाय द एम्प्लॉयर माइनस अमाउंट रिकॉर्ड फ्रॉम द एम्प्लॉय। समझ मैं कैसे बोल रहा हूँ? और ऊपर से सर ये ऐसा नहीं किया है, मतलब ऑफिस आवर्स के बाहर में भी दिया हुआ है या फिर ऑफिस बिल्डिंग के बाहर भी दिया हुआ है, लेकिन वो जो अमाउंट है वो 50 रुपये से कम है, छोटा अमाउंट है। इफ द मील वैल्यू इज लेस देन ₹50 देन द अमाउंट इज अगेन एग्जेम्प्ट। समझा कि मैं क्या बोल रहा हूँ? चिंटू पिंटू अमाउंट दे रहा है तो ठीक है, अभी इसके पीछे किधर लगने का, चिंती चोरी नहीं करने का अपने को, उसका सैलरी में इतना सब चीज़ ऐड नहीं करेंगे। एंड इफ इट इज ऑफशोर देन द कंडीशंस ऑफ ऑफिस आवर्स एंड ऑफिस प्रीमाइसेस और मील वैल्यू आर नॉट एप्लीकेबल। समझने में कैसे बोल रहा हूँ? ओके। देन कम्स एन एक्सपर्ट गिफ्ट और गिफ्ट वाउचर ऑन सेरेमोनियल ओकेजन्स। इट मे बी गिफ्ट और गिफ्ट वाउचर्स, इट शुड बी ऑन सेरेमोनियल ओकेजन्स। दिवाली का दिन है, लक्ष्मी पूजन का टाइम पे हमने सभी एम्प्लॉयज़ को गिफ्ट दे दिया। समझे मैं कैसे बोल रहा हूँ? और एम्प्लॉय का बर्थडे है तो हमारे ऑफिस में हमारा एक ऐसा फैसिलिटी सिस्टम है कि एम्प्लॉय का बर्थडे रहेगा, मैरिज एनिवर्सरी रहेगा, तो हम लोग गिफ्ट देते हैं। सेरेमोनियल ओकेजन्स, या फिर एम्प्लॉय का खुद का शादी है तो हम लोग गिफ्ट देते हैं। क्लियर मैं कैसे बोल रहा हूँ? तो इट मे बी आइदर अ गिफ्ट, एक्चुअल गिफ्ट, और इट मे बी गिफ्ट वाउचर, कि अब मैं तुझे वाउचर देता हूँ तो कुछ जाके उसको एनकैश करके कुछ ना कुछ तो ले ले, तुझे जो अच्छा लगेगा वो ले, तो दोनों चलेगा। इट शुड बी ऑन सेरेमोनियल ओकेजन्स, तो इन दैट केस वॉट एवर अमाउंट इज स्पेंड बाय द एम्प्लॉयर दैट इज जनरली टैक्सेबल। नहीं सर, माइनस अमाउंट रिकॉर्ड फ्रॉम द एम्प्लॉय, तो गिफ्ट नहीं होगा फिर इन दैट केस। गिफ्ट का मतलब ये कि एम्प्लॉय का से कुछ वसूल नहीं करेगा, इसलिए यहाँ पे वो पार्ट आया नहीं यार, स्टेप नंबर 2 का। कह रहे समझे क्या मैं क्या बोल रहा हूँ? ओके, नेक्स्ट पार्ट। लेकिन इफ द वैल्यू ऑफ सच गिफ्ट इज अप टू ₹5,000 देन सच जैसे यहाँ पे 50 रुपये तक का मील को छोड़ दिया था, वैसे यहाँ पे 5,000 रुपये तक का गिफ्ट को छोड़ दिया। तो बर्थडे था उसका, तो हमने उसको पेन दे दिया अच्छा वाला। सुने मैं क्या बोल रहा हूँ? पार्कर का पेन दे दिया, और वो भी कितना? 500 रुपये का पेन दे दिया। मैं भी 1000 रुपये का पेन दे दिया, मैं भी 5000 रुपये का पेन दे दिया। उसको 50 साल पूरा हो गया इसलिए उसको 5,000 रुपये का पेन दे दिया। समझ में कैसे बोल रहा हूँ? तो इनकम टैक्स बोलेगा चलो इसको पकड़ लो। बोले यार क्या क्या तुम छोटा छोटा चीज़ें पकड़ते हो। समझे मैं कैसे बोल रहा हूँ? तो बोलते ठीक है, अप टू 5,000 रुपीज़ का गिफ्ट छोड़ दिया, उस चांदी का सिक्का दिया, लक्ष्मी जी का सिक्का वगैरह दे दिया करके। कितना अमाउंट रहेगा? 750 रुपया, 1200 रुपया, 1500 रुपया, 2500 रुपया वगैरह वगैरह। तो उसके पीछे मत लगो, नहीं तो फिर ना अकाउंटिंग बहुत बढ़ते जाता है, और उसके हिसाब से टैक्स कैलकुलेशन में फिर बहुत सारा बार सी इफ यू आर मेकिंग रूल्स विच आर इम्पॉसिबल टू इम्प्लीमेंटेड, इफ यू आर मेकिंग रूल्स विच आर लॉजिकल बट दे आर डिफिकल्ट टू इम्प्लीमेंट, इन दैट केस एवरीबडी विल ब्रेक द रूल। समझे मैं कैसे बोल रहा हूँ? बिकॉज यू कैन नॉट मॉनिटर इट, दे आर डिफिकल्ट टू इम्प्लीमेंट ना। तो ऐसे रूल बनाएंगे कि जिसकी वजह से मॉनिटर करना पॉसिबल नहीं है, तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा? एवरी टाइम यू विल फाइंड दैट एवरीबडी बिकम्स अ पर्सन हु इज नॉट लॉ अबाइडिंग सिटीजन। समझे मैं कैसे बोल रहा हूँ? तो इसका कुछ मतलब नहीं है। ऐसा कानून बनाओ कि जो सचमुच में इंप्लीमेंट करने को भी आसान रहना चाहिए। व्हाट यू आर सेइंग इज ट्रू, एनीथिंग पेड बाय द एम्प्लॉयर टू द एम्प्लॉय बाय व्हाटएवर नेम कॉल्ड, वेदर इन कैश और इन काइंड, वेदर इन लमसम और इन पीसमील, वेदर ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट और एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट और आफ्टर रिटायरमेंट, एवरीथिंग की सैलरी। तो अगर एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को गिफ्ट दे रखा तो सैलरी है, लेकिन एम्प्लॉयर क्या हमेशा ऐसा 1 लाख रुपए का 50,000 रुपए का गिफ्ट देगा? ऐसा नहीं है। कितना बार छोटा मोटा चीज़ों को अप्रिशिएट करने के लिए एम्प्लॉयर गिफ्ट दे देता है। बर्थडे है, दिवाली है, और क्या उसका मैरिज एनिवर्सरी है, बच्चे ने स्कूल में कुछ तो 10th स्टैंडर्ड में अच्छा मार्क लेके आया। समझे मैं कैसे बोल रहा हूँ? तो एम्प्लॉय को हम लोग गिफ्ट देते, बाबा अपने बच्चे को गिफ्ट देते वगैरह करके काइंड ऑफ थिंग। तो हर चीज़ को पकड़ते बैठेंगे तो इट इज गोइंग टू बी डिफिकल्ट। इसलिए हमने बोला ठीक है 5,000 रुपये तक का गिफ्ट रहेगा तो छोड़ देंगे। नेक्स्ट, द लिमिट ऑफ ₹5,000 इज पर एम्प्लॉई पर ईयर एंड नॉट पर गिफ्ट। नहीं तो मैं क्या करूँगा, उसको 5-5 हज़ार का बहुत सारा गिफ्ट दूंगा और बोलूँगा सारा का सारा एग्जाम। समझे मैं कैसे बोल रहा हूँ? वो बोलते नहीं सर, इट इज़ पर एम्प्लॉई पर ईयर एंड नॉट पर गिफ्ट। गॉट द आइडिया?
ओके, सो वेरी इंपॉर्टेंट 2 पॉइंट्स प्राजक्ता मैडम हमने फटाफट से डिस्कस किए थे। फ्री फूड एंड बेवरेज कैसे कंसिडर करते हैं एंड गिफ्ट वाउचर है ऑन सेरेमोनियल ओकेजन्स कैसे कंसिडर करते हैं। ओके, सो दीज आर द पॉइंट्स विच वी हैव सीन। लेट अस नाउ कंसिडर नेक्स्ट पार्ट, क्रेडिट कार्ड का एक्सपेंसेस एंड क्लब फैसिलिटी। अगेन वहीं पे हम लोग रूल नंबर 3 सब रूल नंबर 7 उसके अंदर ये सब छोटे मोटे पॉइंट्स आ रहे हैं। परक्विजिट इज गिवन द फॉर्म ऑफ व्हाट, क्रेडिट कार्ड एक्सपेंसेस। तो कंडीशन बाकी का कौन सा एक्स्ट्रा वाला कंडीशन है, इट शुड नॉट बी अ कार्ड गिवन फॉर ऑफिशियल पर्पजेस बट इट शुड बी अ कार्ड गिवन फॉर पर्सनल पर्पजेस। कभी कभी कितना तो बार क्या रहता है, कंपनी के लिए कोई परचेस मैनेजर का काम करता है, नहीं तो लाइसेंसिंग ऑफिसर का काम करता है। तो इन दैट केस उसको क्या करना पड़ता है, कंपनी के जो कस्टमर्स है, कंपनी के जो सप्लायर्स है, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स है, उनको चलो होटल में लेके गया, खाना खिलाया, समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ, अच्छा रिलेशन मेंटेन करने का, दूसरे कंपनी का जो परचेस मैनेजर उसको होटल में लेके गया खाना खाने को, सो दैट अपना कंपनी उसको अपना गुड्स ठीक से बेच सकेगा। लाइसेंसिंग ऑफिसर, वी आर गोइंग टू मेंटेन लाइसेंसिंग, समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ। तो उसके लिए उसको हम लोग कार्ड दे के रखा है। अभी तो बार बार क्या कर, वो कार्ड से डायरेक्टली पेमेंट कर, झंझट नहीं चाहिए हमको। हमारे पास से कैश लेके जाएगा वो, फिर हमको कंपनी को बाद में बहुत सारा तकलीफ होता है इनकम टैक्स में। उससे अच्छा कंपनी तुझे कार्ड देगी, तो कार्ड से पेमेंट करेगा, कार्ड का बिल कंपनी के नाम से आएगा, क्योंकि कार्ड कंपनी के नाम से है, कंपनी उसका पेमेंट चेक से कर देगी, तो काम खत्म हो जाएगा। समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ। अगर ऐसे चीज के लिए कार्ड दिया रहेगा तो फिर वो इट इज नॉट ए परक्विजिट, क्योंकि इट इज फॉर ऑफिशियल पर्पस। बट इफ द कार्ड इज गिवन फॉर पर्सनल पर्पस, मतलब अभी तू इसके ऊपर ऑफिस का खर्चा मत कर, हम तुझे 2 कार्ड दे रहे हैं, एक ऑफिस का काम का कार्ड और दूसरा पर्सनल काम का कार्ड। ऑफिस के काम का कार्ड के ऊपर किया हुआ खर्चा को हम लोग काउंट नहीं करेंगे एज योर सैलरी, क्योंकि तूने ऑफिस के लिए खर्चा किया है, लेकिन पर्सनल काम के लिए किया हुआ खर्चा रहेगा तो उसको हम कंसिडर करेंगे। ओके, all expenses incurred by the employee or by the family members on such card or on add-on card including membership and annual fees paid or reimbursed by the employer are again considered for this purpose। तो जो ऑफिशियल पर्पस वाला कार्ड है उसको कंसिडर करने का, पर्सनल पर्पस वाले कार्ड को कंसिडर नहीं करने का। सेकंड पॉइंट, ऑफिशियल पर्पस वाले कार्ड के ऊपर कभी कभी एड ऑन कार्ड भी दिया हुआ रह सकता है, मतलब कार्ड वही बट साथ में वो एक ही लिमिट है, 5 लाख रुपए का लिमिट देकर रखा है, और वो एम्प्लॉय को दिया है, और उसके बाद एड ऑन कार्ड उसकी बीवी को, उसके बच्चे को दिया हुआ है। तो सब मिला के मतलब 5 तीन बार, ऐसा 15 लाख रुपए का लिमिट नहीं, लिमिट 5 लाख ही रहेगा। बट कैन बी स्पेंड बाय सन, कैन बी स्पेंड बाय मदर और कैन बी स्पेंड बाय द एम्प्लॉय, ऐसा करके हमने कंसिडर करके रखा हुआ है। तो बोले कि सर वो सभी कार्ड के ऊपर किसी ने भी खर्चा किया रहेगा तो चलेगा, हम उसको परक्विजिट करके काउंट करेंगे। देन कम्स द नेक्स्ट पार्ट कि सर अभी कार्ड के ऊपर खर्चा हुआ ही नहीं इस साल, पर्सनल बेनिफिट के लिए जो कार्ड दिया था उसका खर्चा किया ही नहीं, लेकिन साल खत्म हो गया तो उसका एनुअल मेंबरशिप फी रहता है, तो वो फीस किसने भरने का, एम्प्लॉयर ने भर दिया है। कार्ड किसने निकाला था, एम्प्लॉयर ने, किसके लिए, एम्प्लॉय के लिए, किस लिए, एम्प्लॉय के पर्सनल पर्पस के लिए, और उसका जो भी कुछ खर्चा होता है कार्ड के ऊपर का वो तो एम्प्लॉयर भर ही देता है। उसके अलावा जो एनुअल मेंबरशिप फी रहता है वो भी एम्प्लॉयर खुद भरता है, रिन्यूअल फीस, कार्ड रिन्यूअल फीस रहता है वो भी भर देता है। हम बोलेंगे दैट विल ऑल्सो बी कंसिडर्ड एज परक्विजिट। स्टेप नंबर 1, ग्रॉस अमाउंट और स्पेंड बाय द एम्प्लॉयर, मतलब एम्प्लॉयर ने क्रेडिट कार्ड कंपनी को जो बिल दिया वो, समझ में कैसे बोल रहा हूँ। ग्रॉस अमाउंट स्पेंड बाय द एम्प्लॉई नहीं, ग्रॉस अमाउंट स्पेंड बाय द एम्प्लॉयर मतलब एम्प्लॉयर ने क्रेडिट कार्ड कंपनी को कितना बिल पे किया वो, माइनस अमाउंट एज पर अमाउंट रिकवर्ड फ्रॉम द एम्प्लॉई इफ एनी। समझ में कैसे बोला, दैट विल बी कंसिडर्ड एज परक्विजिट। इसमें एग्जाम कुछ क्या रहेगा, एक्चुअली स्पीकिंग एक ही एग्जाम रहेगा, अगर वो ऑफिशियल पर्पस के लिए दिया रहेगा तो इनफैक्ट वो एग्जाम नहीं है, फिर वो परक्विजिट ही नहीं होता है। एग्जाम का मतलब क्या, टैक्स इनकम है लेकिन छोड़ेंगे। समझ में कैसे बोल रहा हूँ। नेक्स्ट दूसरा पॉइंट कौन सा है, क्लब फैसिलिटी। अभी एम्प्लॉयर ने खुद ने क्लब मेंटेन किया, मैं कहाँ पे काम करता हूँ, मैं क्लब महिंद्रा में ही काम करता हूँ। समझ में कैसे बोल रहा हूँ, तो देन इट इज इजी टू अंडरस्टैंड, मैं क्लब महिंद्रा में काम करता हूँ, तो द फैसिलिटीज मेंटेन बाय द एम्प्लॉयर एंड यूनिफॉर्मली प्रोवाइडेड टू ऑल द एम्प्लॉइज, यूनिफॉर्मली, सबको आपने कंपनी में जो काम करते हैं सबको क्लब यूज फैसिलिटी यूज करने को मिले। इन्फोसिस बोल रहा है हमारा यहाँ पे क्या है, स्पोर्ट्स क्लब है। समझ में कैसे बोल रहा है। इंडियन रेलवेज बोलता है कि हमारा क्लब है, उसमें सब लोग खेल सकते हैं। वो टाटा स्टील जो रहेगा, वो नहीं तो JSW स्टील जो रहेगा वहाँ पे, या फिर परसों में बोला था रेमंड्स फैक्ट्री के अंदर ही उन्होंने क्लब बना के रखा है। तो आपका ऑफिस खत्म होने के बाद, फैक्ट्री खत्म होने के बाद क्या कर सकते हो, वहाँ पे जाकर आप खेल के घर पे जा सकते हो। क्लब फैसिलिटी प्रोवाइडेड टू ऑल द एम्प्लॉइज यूनिफॉर्मली, लेकिन वहाँ पे हमने कुछ सेपरेशन नहीं किया कि सिर्फ यहाँ पे ऑफिसर लोग खेलेंगे बाकी के नहीं खेलेंगे, ऐसा कुछ नहीं किया, सब लोग खेल सकते हैं। ओके, तो इन दैट केस इट इज नॉट टैक्सेबल एज अ परक्विजिट, क्योंकि सबको दिया हुआ है, तो इट इज नॉट गिवन एज अ पर्टिकुलर बेनिफिट। जिस तरह से ये कुर्सी यहाँ पे मैं बैठ सकता हूँ जब मेरा लेक्चर चालू है तब, और मैं नहीं रहूँगा, नीरज सर रहेंगे, नीरज सर बैठेंगे, कभी साइली मैडम बैठेंगी, सुबह इधर 11-12 लेक्चर रहेगा, वो लोग आके बैठेंगे, मतलब इट इज नॉट फॉर मी, इट इज फॉर द पोजीशन। समझ मैं कैसे बोल रहा हूँ। तो हम बोलते ठीक है, फिर इन दैट केस इट इज नॉट टैक्सेबल परक्विजिट, क्योंकि मेरे लिए है ही नहीं। समझ में कैसे बोल रहा हूँ। नेक्स्ट पार्ट, लेकिन नॉट मेंटेन बाय द एम्प्लॉयर और इफ मेंटेन बाय द एम्प्लॉयर बट नॉट अवेलेबल टू ऑल द एम्प्लॉइज यूनिफॉर्मली, मतलब एम्प्लॉयर ने खुद ने मेंटेन किया ही नहीं। सो सपोज कौस्तुभ सर ने ऐसा डिसाइड किया कि अपने क्लास में जो प्रोफेसर लोग काम करते हैं उन सबको क्या करेंगे हम लोग, उन सबको हम लोग PYC हिंदू जिमखाना का मेंबरशिप दे देंगे।
नहीं तो डेक्कन जिमखाना का मेंबरशिप दे देंगे, ऐसा डिसाइड किया। समझ मैं कैसे बोल रहा हूँ? ओके, तो सर ने मेंटेन नहीं किया है, जिमखाना इज ऑलरेडी देयर, उसका मेंबरशिप दे दिया सर ने। तो इन दैट केस इफ इट इज फॉर ऑफिशियल वर्क ओनली, और वो मेंबरशिप लेके वहाँ पे जिमखाना में जाते हो, तो कब जा सकते हो? ऑफिस का मीटिंग के लिए वहाँ पे जा सकते हो। समझे मैं क्या बोल रहा हूँ? बाकी किसी चीज़ के लिए यूज़ नहीं करने का। इन दैट केस मैं बोलूँगा अगेन इट इज़ नॉट अ परक्विजिट, क्योंकि एम्प्लॉयर ने दिया है, लेकिन फिर भी सिर्फ ऑफिस पर्पज़ के लिए यूज़ करने का है। मैं खुद बोलूँगा अरे आज बीबी बच्चों को लेके जाता हूँ, वो नहीं चलेगा, तो बोलते हैं सर देन इट इज़ नॉट अ परक्विजिट। लेकिन इफ इट इज नॉट रिलेटेड टू ऑफिस देन इट इज फुल्ली टैक्सेबल एज परक्विजिट। देन फाइंड आउट द ग्रॉस वैल्यू ऑफ अमाउंट स्पेंड बाय द एम्प्लॉयर एंड डिडक्ट द अमाउंट रिकॉर्ड फ्रॉम द एम्प्लॉई इफ एनी। इफ इट इज मेंटेन बाय द एम्प्लॉयर एंड यूनिफॉर्मली प्रोवाइडेड टू ऑल एम्प्लॉइज देन इट इज एग्जेम्प्ट। वो हमने पहले डिस्कस किया था। ओके, नेक्स्ट पार्ट कौन सा? मूवेबल एसेट। अभी यहाँ पे फिर से बार 10% का लॉजिक आएगा। यार क्या फर्नीचर हमने बोला था, रेंट फ्री अकोमोडेशन के अंदर फर्नीचर, और कार के अंदर बोला था कॉस्ट ऑफ द कार का 10% लेना पड़ता है, वो यहाँ पे फिर से बार आने वाला है। तो एम्प्लॉयर ने क्या कर दिया है कि इफ द एसेट इज गिवन बाय द एम्प्लॉयर टू द एम्प्लॉय फॉर यूज ऑफ द सेम बाय द एम्प्लॉई, व्हाट इज हैपनिंग? व्हाट इज गिवन? मूवेबल एसेट इज गिवन। किसने दिया? एम्प्लॉयर ने। किसको दिया? एम्प्लॉई को। किस लिए दिया? यूज करने को दिया। देखो शब्द कैसा बोला, यूज करने को दिया, मतलब राजा ये तुझे मैंने गिफ्ट नहीं दिया है, ये एसेट मेरा ही है, तू यूज कर, तू जॉब छोड़ेगा तो वापिस देके जाने का। समझे मैं कैसे बोल रहा हूँ? ऐसा मत सोच कि मैं तुझे दे दिया, मैंने तुझे उसको यूज करने को दिया है, मैंने तुझे उसका मालिक नहीं बनाया हुआ है, मालिक मैं ही हूँ, लेकिन यूज तू करने वाला है। समझे मैं कैसे बोल रहा हूँ? तो देन दैट इज फर्नीचर ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर बट गिवन टू द एम्प्लॉय, कार ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर बट गिवन टू द एम्प्लॉय। वही चीज यहाँ पे आ गई है। तो बोलते हैं अगर वो एसेट कंप्यूटर है या फिर लैपटॉप है तो उसको काउंट मत करो, उसको परक्विजिट नहीं बोलेंगे हम लोग। एम्प्लॉयर ने खुद कंप्यूटर परचेस किया, एम्प्लॉयर ने खुद लैपटॉप परचेस किया, कंप्यूटर बोलेगा तो डेस्कटॉप। समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? लैपटॉप मतलब लैपटॉप। अभी मैं तुमको मतलब बताने की जरूरत नहीं मेरे ख्याल से डेस्कटॉप और लैपटॉप में क्या फर्क है करके। तो ऐसा कुछ दिया रहेगा तो हम बोलेंगे ठीक है यार, फिर उसका कॉस्ट का 10% ऐड करने की जरूरत नहीं है, वो एसेट को हम छोड़ देते हैं। बट कंप्यूटर छोड़ के, लैपटॉप छोड़ के बाकी कोई भी एसेट एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉई को यूज करने को दिया रहेगा, तो इफ द एसेट इज ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर देन 10% ऑफ द कॉस्ट, एंड इफ द एसेट इज नॉट ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर देन हायर चार्जेस पेड बाय द एम्प्लॉयर फॉर द पर्पज ऑफ टेकिंग दैट एसेट एंड डिडक्ट फ्रॉम दैट द अमाउंट रिकवर्ड फ्रॉम द एम्प्लॉई इफ एनी। याद क्या रखने का? इफ द मूवेबल एसेट इज इन द फॉर्म ऑफ कंप्यूटर लैपटॉप देन इन दैट केस इट इज एग्जेम्प्ट। ओके, नेक्स्ट। नहीं सर, अभी दूसरा सिचुएशन, वही मूवेबल एसेट है, वही एम्प्लॉयर ने दिया हुआ है, बट इट इज नॉट गिवन फॉर यूज, इट इज गिवन बाय वे ऑफ ट्रांसफर। मतलब अभी अब तक इसका मालिक मैं था, अब इसका मालिक तू बन गया। समझे मैं कैसे बोल रहा हूँ? इन दैट केस यहां पे बाकी के कुछ कंडीशन नहीं है, मतलब कंप्यूटर लैपटॉप रहेगा तो भी उसको पकड़ सकते हैं। अभी जब यूज करने को दिया कंप्यूटर, यूज करने को दिया लैपटॉप, तो छोड़ देंगे। लेकिन अगर कंप्यूटर का ओनरशिप ट्रांसफर कर दिया, लैपटॉप का ओनरशिप ट्रांसफर कर दिया, जॉब छोड़ने का तू लेके जा, मुझे नहीं चाहिए। समझे मैं कैसे बोल रहा हूँ? या फिर जॉब छोड़ा नहीं रहेगा तो भी तू घर पे लेके जा, भी तू इसका क्या करेगा क्या नहीं करेगा मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। ऐसा कब होता है? वेरी गुड एग्जांपल इज बैंक्स। बैंक के अंदर बहुत सारा जगह पे, अभी तो सब जगह पे वो सर्वर वाला सिस्टम चलता है, इसलिए ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। बट वंस अपॉन अ टाइम बैंक्स में जब तक कोर बैंकिंग फैसिलिटी नहीं था शुरुआत के दिनों में, और कंप्यूटराइजेशन हो गया था, तो लगभग हर 3 साल के बाद में बैंक्स अपने अंदर ब्रांच के अंदर का सब कंप्यूटर्स को चेंज करते, क्योंकि हार्डवेयर पुराना हो गया, नया सॉफ्टवेयर चलता नहीं रहेगा उसके ऊपर भरोसे करके। जिस तरह से हम लोग अपने फ़ोन को बदलते हैं 3-3 साल के बाद, 5-5 साल के बाद, उस तरह से बैंक भी क्या करती थी, 3-4 साल के बाद में बेच देती थी, और एम्प्लॉयज़ को बोलती तुमको किसी को चाहिए तो ले लो, एकदम कंसेशन रेट में देते हैं। समझे मैं कैसे बोल रहा हूँ? सो बैंक्स यूज टू सेल देयर ओल्ड कंप्यूटर्स टू द एम्प्लॉयज़। समझे मैं कैसे बोल रहा हूँ? आफ्टर यूजिंग इट फॉर 3 years, तो एम्प्लॉय क्या बोलता था, अरे घर में मुझे इतना कुछ बड़ा काम करने का नहीं है, तो ये जो भी कुछ कंप्यूटर है उसका जो पावर है, उसका हार्ड डिस्क का कैपेसिटी, उसका रैम का कैपेसिटी, दैट इज सफिशिएंट फॉर माई डोमेस्टिक यूज़। मेरे बच्चे को पढ़ाई करने का उसके लिए यूज़ हो जाएगा, चलो ठीक है मैं लेके जाता हूँ, उसके लिए कितना पेमेंट करने का मैं करता हूँ। ऐसा यूज़ होता था। कभी कभी और भी हो सकता है कि अपनी पुरानी कार है कंपनी की, कंपनी बहुत सारी वाली करती है, कंपनी ने कार्स परचेस किए थे और 3 साल हो गया, फिर 5 साल हो गया, बाद में कंपनी को उसका ज़्यादा डिप्रेशन का बेनिफिट नहीं मिलता है। समझने में कैसे बोल रहा हूँ? तो कंपनी क्या बोलती है, सभी एम्प्लॉयज़ को पूछ रही है किसको कार परचेस करना कहते हैं, बोलो ये हमारी कार 5 साल पुरानी है, आपने यूज़ की हुई थी इतने साल तक, इट वॉज गिवन टू यू ओनली फॉर यूजिंग, तो अभी आप अभी क्या कर लो, इसको टेक ओवर कर लो, और इसके बदले हमको सिर्फ 50,000 रुपये दे दो, काम खत्म। मैं बोलूँगा अच्छा है ना, 5 साल पुरानी कार है, 50,000 रुपये मिल गई, और ऊपर से हमको मालूम है कैसे यूज़ करते हैं, क्योंकि ये कार कैसे भी किधर भी क्या बोलते हैं खड्डे में से लेके गया, 10 बार चेंज किया था, ऐसा कुछ नहीं है। कंपनी का ड्राइवर बराबर से चला रहा था, और नॉर्मल जगह पे ही कार चलाई हुई है, किधर पर्वत में लेके गया, कुछ गिरा के दिखाया, ऐसा कुछ है नहीं। समझने में कैसे बोल रहा हूँ? तो इन दैट केस आई एम कंफर्टेबल इन बाइंग दिस कार।
तो एम्प्लॉय का भी फायदा, एम्प्लॉयर का भी फायदा। समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? तो इफ द ट्रांसफर ऑफ द एसेट विच इज मूवेबल है बाबा लोग, तो बिल्डिंग ट्रांसफर किया वो नहीं हो सकता यहाँ पे, मूवेबल एसेट ही देखने के। ओके, तो स्टेप 1, इफ द एसेट इज कंप्यूटर और लैपटॉप और एनी अदर इलेक्ट्रॉनिक आइटम, then WDV at the rate of 50% depreciation for each completed year using RBM। RBM म्हणजे काय? रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। तो अगर सपोज एम्प्लॉयर ने खुद का कंप्यूटर, खुद का लैपटॉप एम्प्लॉई को दिया रहेगा, तो कितने साल यूज करने के बाद एम्प्लॉई को दे दिया, तो हर एक साल के लिए 50% डिप्रिसिएशन। तो सर हर एक साल के लिए 50% डिप्रिसिएशन मतलब 2 साल में जीरो हो जाएगा? नहीं, हर एक साल के लिए 50% डिप्रिसिएशन अंडर विच मेथड? नॉट अंडर SLM बट अंडर RBM। आरबीएम का डिप्रेशन हर साल कम होते जाता है। तो फर्स्ट ईयर में अगर सपोज उसकी कीमत 20,000 रुपया है, तो फर्स्ट ईयर का डिप्रेशन कितना होगा? 50% मतलब 10,000। तो फर्स्ट ईयर के में WDV कितनी बाकी रहेगी? 10,000। सेकंड ईयर का डिप्रेशन 10,000 नहीं आएगा, सेकंड ईयर का डिप्रेशन 5,000 आएगा, तो WDV एट द एंड ऑफ सेकंड ईयर विल बी 5,000। थर्ड ईयर का डिप्रेशन 2,500 रहेगा। क्या समझ सकते मैं कैसे बोल रहा हूँ? तो इनकम टैक्स ने क्या बोला? अगर एम्प्लॉयर ने अपने पास का एसेट एम्प्लॉय के नाम कर दिया, एम्प्लॉय को ट्रांसफर कर दिया, और वो एसेट कौन सा है? दैट एसेट इज इन द फॉर्म ऑफ आइदर कंप्यूटर और लैपटॉप और एनी अदर इलेक्ट्रॉनिक आइटम। एयर कंडीशनर दिया है, इन्वर्टर दिया है कंपनी के अंदर का। समझे मैं कैसे बोल रहा हूँ? पुराना एयर कंडीशनर, पुराना AC, पुराना इन्वर्टर, पुराना कंप्यूटर, कंपनी के अंदर कुछ टीवी भी लगाया था, वो पुराना टीवी, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स। समझे मैं कैसे बोल रहा हूँ? कंपनी के अंदर, कंपनी के पास फ्रिज था, रेफ्रिजरेटर था, लेके जाने का तो लेके जाओ करके बोला, माइक्रोवेव ओवन। समझे मैं कैसे बोल रहा हूँ? इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स। तो हर एक साल जब तक कंपनी ने यूज किया है, तो हर एक साल के लिए हमको क्या कंसिडर करना पड़ेगा? 50% डिप्रेशन। और डिप्रेशन भी कौन से मेथड से कंसिडर करने का? RBM, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। फिर जो WDV बचेगी, ऐसा डिप्रेशन माइनस कर करके जो WDV बचेगी, उस WDV को हमको कंसिडर करना है। सर वो WDV अपना डायरेक्टली परक्यूटेड बन जाएगी क्या? नहीं, बाद में फिर से और एक चीज माइनस करने करेगा, कौन सा? अमाउंट रिकॉर्ड फ्रॉम द एम्प्लॉय इफ एनी। अगर रिकवर नहीं करेगा तो WDV विल बिकम योर परक्यूटेड वैल्यू। Second point, नहीं सर, that asset is not computer or laptop or any other electronic item, but that asset is in the form of motor car. Asset is in the form of motor car. कंपनी की मोटर कार कंपनी ने SSE को दे दी है, और कैसे? यूज को नहीं दी, यूज को दी तो लेफ्ट साइड में आ जाओ, फिर बोलना पड़ेगा कॉस्ट का 10% हर साल। या फिर अगर एम्प्लॉयर ने खुद ने किसी और के पास से परचेस करके एम्प्लॉय को, सॉरी परचेस नहीं, किसी और कैसे भाड़े पे लेके एम्प्लॉय को दी रहेगी, तो हायर चार्जेस ऑफ द एम्प्लॉयर। समझ में कैसे बोल रहा हूँ? यहाँ पे हम लोग ऐसे नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग एम्प्लॉय को दे रहे हैं, वी आर ट्रांसफरिंग ओनरशिप इटसेल्फ। तो हम बोलेंगे ठीक है भैया, अभी तुम किसकी बात कर रहे हो? लेकिन कंप्यूटर की बात नहीं कर रहे हो, डेस्कटॉप की बात नहीं कर रहे हो, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स की बात नहीं कर रहे हो, तुम अभी कार की बात कर रहे हो। मूवेबल है क्या? हाँ मूवेबल तो है, कार तो मूवेबल रहनी चाहिए, एक जगह बैठी रहेगी तो उसका कुछ मतलब नहीं। समझ में कैसे बोल रहा हूँ? तो फिर ठीक है भाई, 50% फिर डिप्रेशन कंसिडर करके जाता हूँ। बोलते नहीं सर अभी 50% डिप्रेशन नहीं कंसिडर करने का, अभी 20% कंसिडर करने का, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जो रहते हैं, रेफ्रिजरेटर है, टीवी है, कंप्यूटर है, डेस्कटॉप है, एयर कंडीशनर है, एयर कूलर है, इन्वर्टर है, दीज आर हाईली डेप्रिसिएबल आइटम। मोटर कार इज नॉट अ वेरी हाईली डेप्रिसिएबल, इट इज डेप्रिसिएबल बट नॉट अ वेरी हाईली डेप्रिसिएबल आइटम, जस्ट लाइक एयर कंडीशनर। समझ मैं कैसे बोल रहा हूँ? क्योंकि याद रखो AC भी कैसा रहेगा मालूम है क्या? तुम्हारे घर का AC मैं डायरेक्ट उठा के लेके जाऊंगा, बोलूंगा नहीं हो सकता सर, क्योंकि शायद आपका AC 2 टन का है, मेरे घर के अंदर मुझे 1.5 टन का AC काफ़ी है, मेरा रूम छोटा है। आपने ऑफिस के अंदर जो AC लगाया, वो ऑफिस का हॉल कितना बड़ा उसके हिसाब से लगाया था। समझे मैं कैसे बोल रहा हूँ? तो ऑफिस का हॉल काफ़ी बड़ा है, तो इसलिए आपने 2-2 टन के 6 AC एक के साइड में एक लगाए हुए थे। अब आप उसमें से एक AC बेच रहे हो। मेरा घर उतना बड़ा नहीं है सर, मुझे एक भी AC काफ़ी है, और वो भी मुझे 1 टन का भी काफ़ी हो जाता है। नहीं तो चल सर मुझे 2 टन का ही चाहिए, लेकिन सर मुझे विंडो AC चाहिए, मेरे बिल्डिंग में स्प्लिट AC लगाने के लिए जगह नहीं है, बाहर से वो हुक लगाने को देते नहीं है, और विंडो AC नहीं तो क्या करूँगा? समझे मैं कैसे बोल रहा हूँ? दैट्स व्हाई यू विल फाइंड दैट इलेक्ट्रॉनिक गैजेट जो रहता है, दे आर हाईली, देयर इज नो गारंटी दैट दे कैन बी यूज्ड एक्जैक्टली इन द सेम मैनर बाय अदर्स आल्सो। टीवी तुम्हारे पास है, अब मुझे 32 इंच चाहिए, नहीं मुझे 55 इंच चाहिए, आपका कंपनी 32 इंच है, तो 32 इंच वाले को कस्टमर मिलेगा, इसका गारंटी नहीं। रेफ्रिजरेटर मेरे घर में वो जगह जितनी रहेगी फ्रिज रखने के लिए उसके हिसाब से रहेगा, तो ठीक है, नहीं तो नहीं लूंगा। दैट मीन्स ऑल इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स यू विल फाइंड दैट इट इज नॉट इजी टू गेट अ बायर वेरी क्विकली। कंप्यूटर, लैपटॉप्स, एम्प्लॉय फट से परचेस करेगा, गारंटी नहीं, बोलेगा सर ये पुराना हो गया, मुझे नहीं चाहिए। समझ मैं कैसे बोल रहा हूँ? सो आपके लिए पुराना तो मेरे लिए भी पुराना ही है सर, मुझे नहीं चाहिए। सो देन यू विल फाइंड दैट वहाँ पे हम लोग ज़्यादा डिप्रेशन कंसिडर करते हैं। बट एक की कार दूसरे को भी हो जाती है, मैक्सिमम क्या घर के वहाँ पे पार्किंग है कि नहीं ठीक से देखना पड़ता है। और बहुत सारे लोग तो क्या करते हैं, अपने खुद के बिल्डिंग के बाहर पार्किंग करके रखते हैं, फिर नेट की अगर जगह नहीं रहेगी तो। सो कार कैन बी परचेस वेरी क्विकली, इसलिए कार का वैल्यू जोर से गिरा नहीं है, इसलिए हमने कार को 20% के हिसाब से डिप्रेशन करने का बोला अंडर WDV। नेक्स्ट, इफ द एसेट इज एनी अदर एसेट, if the asset is any other asset, then
WDV एट द रेट ऑफ 10% डेप्रिसिएशन फॉर ईच कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। कंप्यूटर के लिए 50%, कार के लिए 20% और बाकी सब एसेट के लिए 10-10%। लेकिन ये कौन सा 10%? SLM, यहां पे RBM और RBM, लेकिन यहां पे कौन है? SLM। बाकी के एसेट के लिए 10% और ऊपर से SLM। कंप्यूटर के लिए 50% WDV हर साल के लिए, कार के लिए 20% WDV हर साल के लिए, और बाकी सब एसेट के लिए 10% WDV कैलकुलेट करने का। बट मेथड कौन सा यूज करने का WDV कैलकुलेट करने के लिए? SLM यूज करने का। और जो अमाउंट आएगी उसमें से तुम्हारा अमाउंट रिकॉर्ड फ्रॉम द एम्प्लॉय माइनस करने का, बचा कुछ अमाउंट विल बी कंसिडर्ड एज टैक्सेबल परक्वेज। क्लियर? समझा सबको? घर के बच्चे समझा करें? यस सर। गुड। सो हियर वी हैव कंप्लीटेड राइटिंग पार्ट। इसके आगे अपने को प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करने हैं। क्या करेंगे? अभी लिखेंगे कि जगह छोड़ के आगे प्रॉब्लम चालू कर दूं। ये जो लिखने का है कौन सा? फ्री फूड एंड बेवरेजेस, ये यहाँ तक लिखे होगे ना अपना कल। तो पेज नंबर कौन सा तुम्हारा? 56, वो लिखने का बाकी है। 57, 58 एंड 59, 3 पेजेस लिखने का बाकी है। अगर वो 3 पेजेस आप घर पे लिखते रहोगे तो हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम भी चालू करते हैं, नहीं तो फिर टाइम पास करते बैठेंगे। क्या करने का बोलो? घर पे लिखोगे? चलेगा? श्योर? ओके। तुला मी काल पाठवलं होतं इन्व्हिटेशन गुगल क्लासरूमचं, तो ॲक्सेप्ट केलं दिसलं नाही मला कुठेच. तू ॲक्टिवेट केलास का ईमेल आय डी? सांग पहिल्यांदा मला. हां, अरे मग बाळा तू काय करणार कसं काय त्याच्यामध्ये? तुला मी म्हटलं होतं की काल जे मी सगळं शिकवलेलं आहे त्या नोट्समध्ये पटापट पूर्ण करा. नोट्स यू विल गेट ओनली इफ यू आर इन्स्टॉलिंग गुगल क्लासरूम. गुगल क्लासरूम यू कॅन इन्स्टॉल ओनली इफ यू आर ॲक्टिवेटिंग माय ईमेल ॲड्रेस. कुठलं 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 आलं? ते वेगळं आहे. ते क्विज याच्यासाठी असेल, तुम्हाला क्विजसाठी असेल ते. साली मॅडमने पाठवलं का तुम्हाला? नाही, मी तुम्हाला पाठवलं नव्हतं कुठलं आज. कशावर? हां, ते तुमचं वेगळं आहे, ते तुमच्या याच्यासाठीच आहे. रिसीट तुमची, तुम्ही फी भरली ना त्याची रिसीट. that app you will get notification for yourself as well as your parents also. So your parents can also download the receipt if they want to submit it to their office etc. वो डाउनलोड करके PDF डायरेक्टली दे सकते हैं वहाँ से, अगर समझे क्या? हो, म्हणून तुम्हाला तो गुगल फॉर्म भरायला सांगतो ना मी त्याच्यामध्ये. कळलं का? चलो फिर, जितना जल्दी आप सब चीज़ें एक्टिवेट करते जाओगे और नोट्स लेते जाओगे उतना आपको फ़ायदा होगा. मैं अभी तुमको दिखा सकता हूँ कि कितना लोगों ने अभी तक अपना क्लास का ये इन्विटेशन एक्सेप्ट किया नहीं है. इनकम टैक्स का इधर ही है ना, ये क्या इधर ही है. देखो, मुझे सब समझ में आता है किसने किया किसने नहीं किया. देखो अब यहाँ पे श्रुति, आकांक्षा, सुकेश, सिद्धांत, आर्या, प्राजक्ता, सिया, नम्रता और जिया, इन सब लोगों ने एक्सेप्ट करके हो गए. ओके, अभी तक इसमें ये अपना SM देखो, SM के अंदर भी आर्या का लेने का बाकी है, इन्विटेशन एक्सेप्ट करने का बाकी है. रोहित को मेरे ख्याल से अभी तक गया नहीं, मैं रोहित को भेजता हूँ इनकम टैक्स का प्रेजेंटेशन, ये इन्विटेशन. बाद में ये कौन सा है? GST का है. GST केस में सिर्फ जिया, नम्रता, सिया इन्होंने एक्सेप्ट किया है. प्राजक्ता ने एक्सेप्ट नहीं किया है, आर्या ने एक्सेप्ट नहीं किया है, तनय ने एक्सेप्ट नहीं किया है, सिद्धांत ने एक्सेप्ट नहीं किया है, सिद्धांत ने किया है और रोहित ने नहीं किया हुआ है. सो इट्स वेरी ईजी फॉर मी टू नो वेदर यू आर एक्सेप्टिंग और यू आर नॉट एक्सेप्टिंग करके. ओके ठीक है. इधर कहाँ पे किसको किसको देने का बाकी है मेरा अभी तक? तनय को नहीं दिया मेरे ख्याल से मैंने इसमें. ओके अभी दे देता हूँ तनय जी, TANAY. तनय बाबांचं नाव काय बेटा? PSA. तनय प्रसन्न कर्डिले ना, KARDILE कर्डिले @ ठीक है, बाद में देखता हूँ, डोंट वरी.
अभी लेक्चर चालू करेंगे। हाँ जी चलिए, नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इलस्ट्रेशन नंबर 20 एज गिवन बाय सी इंस्टीट्यूट। क्या कहता है क्वेश्चन, देखिए जी, मिस्टर एक्स रिटायर्ड फ्रॉम सर्विसेज, इसका पेज नंबर है 60। टेबल मतलब ऊपर के टेबल का 57, 58, 59, 57, 58, 59 आपको लिखने के बाकी है। और अब मैं जा रहा हूँ किधर, डायरेक्टली पेज नंबर 60 के पास। मिस्टर एक्स रिटायर्ड फ्रॉम सर्विसेज ऑफ मेसर्स वाई लिमिटेड एज ऑन 31 ऑफ जैन 2024। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें आ रही है। ही रिटायर्ड फ्रॉम सर्विसेज ऑफ मेसर्स वाई लिमिटेड एज ऑन 31 ऑफ जनवरी 24। इसका मतलब साल भर के लिए वो काम नहीं कर रहा था, अप्रैल से लेकर जनवरी तक काम किया हुआ है। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर एंड जनवरी, बिकॉज 31 जैन बोला है, मतलब 10 मंथ्स का जॉब है। मिला सबको? आफ्टर कंप्लीटिंग 30 ईयर्स एंड 1 मंथ, 30 ईयर्स एंड 1 मंथ बोला हुआ है, एंड 1 मंथ। तो अगर सपोज इसको ग्रेच्युटी मिल भी गई और अगर सपोज ये पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट ने कवर किया भी रहेगा तो भी हमको 30 से ही कंसिडर करना पड़ेगा, क्योंकि पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट ने कवर किया रहेगा तो जो एग्जाम्पशन रहता है वहां पे बोलना पड़ता है कंप्लीटेड ईयर्स ऑफ सर्विस और एनी पार्ट देयर ऑफ इन एक्सेस ऑफ 6 मंथ्स। यहाँ पे 6 मंथ्स को क्रॉस नहीं कर रहा है, 1 मंथ बोला हुआ है, मतलब 30 ईयर्स एंड 1 मंथ को 30 में ही काउंट करना पड़ेगा, 31 काउंट करने का नहीं है। नेक्स्ट, he had joined the company on 1194 at the age of 30 years and received the following on his retirement। उसको क्या क्या मिल गया देखो, 6 लाख रुपीज ग्रेच्युटी, he was covered under the payment of gratuity act। मैं बोलूंगा अगर covered under the payment of gratuity act है और ये ग्रेच्युटी इज रिसीव्ड नॉट ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट बट एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट है, तो उसको सेक्शन 1010 का एग्जाम्पशन मिल सकता है। 1010 का एग्जाम्पशन क्या बोलता है, वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है। सर आपको कैसे समझा, मेसर्स वाई लिमिटेड गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलता था तो हम बोलते थे सारा का सारा एग्जाम, ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं, मतलब अपने को क्या कंसिडर करना पड़ेगा, टैक्सेबिलिटी कैलकुलेट करना पड़ेगा और एग्जाम्पशन कैलकुलेट करना पड़ेगा। फर्स्ट लिमिट क्या रहता है 20 लाख, सेकंड लिमिट क्या रहता है सैलरी लास्ट ड्रॉन इनटू कंप्लीटेड ईयर्स ऑफ सर्विस और एनी पार्टनर ऑफ इन एक्सेस ऑफ 6 मंथ्स इनटू 15/26, और थर्ड पॉइंट क्या रहता है एक्चुअल ग्रेच्युटी रिसीव्ड। एक्चुअल ग्रेच्युटी रिसीव्ड कितना 6 लाख, थर्ड पॉइंट मिल गया। फर्स्ट पॉइंट क्या रहता है 20 लाख मिल गया। अब सिर्फ चाहिए क्या, सैलरी लास्ट ड्रॉन। सैलरी लास्ट ड्रॉन के अंदर कौन चाहिए अपने को, बेसिक एंड डीए। यहाँ पे डीए इफ द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट सो प्रोवाइड एंड कमीशन वो सब नहीं चलेगा, वो गेस्टेड डुप्लीकेटर वर्सेस सीआईटी है, वो कब चलता है एचआरए को चलता है, और किसको चलता है नॉट कवर्ड बाय पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट को चलता है, और लीव सैलरी को चलता है, और प्रोविडेंट फंड को चलता है। लेकिन लीव ग्रेच्युटी कवर्ड बाय पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट को नहीं चलता है। कहते भी क्या मतलब है। सो इन दैट केस में बोलूंगा ठीक है फिर यार ये 6 लाख के हिसाब से खेलते जाओ, इसमें से अपने को चेक करना पड़ेगा, उसका सैलरी लास्ट ड्रॉन पहले ढूंढना पड़ेगा। नेक्स्ट लीव एनकैशमेंट 3,30,000, लीव सैलरी भी मिल गया अपने राजा को। लीव ट्रैवल कंसेशन नहीं है, लीव सैलरी है, मतलब वो 4 लिमिट वाला चीज। फर्स्ट वन 25 लाख, सेकंड वन एवरेज सैलरी इनटू 10 मंथ्स, थर्ड वन एवरेज सैलरी इनटू अर्न लीव। अर्न लीव एंटाइटलमेंट कैन नॉट एक्सीड 30 days फॉर एवरी कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। एंड लास्ट पॉइंट नंबर 4 एक्चुअल लीव सैलरी रिसीव्ड, वो 4 देखने पड़ेंगे। एंड ये बोलता है लीव एनकैशमेंट ऑफ रुपीज 3,30,000 फॉर 330 days लीव बैलेंस इन हिज अकाउंट। तो ये 330 उसने क्या दिया है, कितना छुट्टी बच गया है वो दिया हुआ है। समझने में कैसे बोल रहा हूँ, ये बचा हुआ छुट्टी था उसको उसने इनकैश किया हुआ है। ही वॉज क्रेडिटेड 30 days लीव फॉर एवरी कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। उसके एम्प्लॉयर ने इसको क्या बोला है, फॉर एवरी 1 कंप्लीटेड ईयर आई एम रेडी टू गिव यू 30 days लीव। तो फॉर्चुनेटली, लकीली, कोइंसिडेंटली इस प्रॉब्लम में लीव एज पर एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट, लीव एंटाइटलमेंट एज पर एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट एंड लीव एंटाइटलमेंट एज पर इनकम टैक्स आर एक्जैक्टली सेम। याद है क्या, मैंने एक स्पेशल प्रॉब्लम करके दिखाया था आपको कि जिसमें वो 690 के मुकाबले उसने ज़्यादा लीव ले लिया, ऐसा करके था प्रॉब्लम, गुप्ता जी का प्रॉब्लम था अगर याद रहेगा तो वो वाला सिचुएशन यहाँ पे नहीं आने वाला है। एम्प्लॉयर भी बोला है 1 साल के लिए 30 दिन और इनकम टैक्स बोलते हैं 1 साल के लिए 30 दिन ही हो सकता है मैक्सिमम। हम बोलेंगे तो जैसा इनकम टैक्स बोलता है वैसा हमारा एम्प्लॉयर बोलता है, मतलब वर्किंग इज गोइंग टू बी रिलेटिवली ईजी। नेक्स्ट, as per the scheme of the company, he was offered a car which was purchased on 30th of January 2021 by the company for rupees 5 lakh. Company has recovered rupees 2 lakh from him for the car. Company depreciates the vehicle at the rate of 15% on SLM. Okay.
अभी कंपनी ने उसको क्या बोला कि हमारे कंपनी ने 30 जनवरी 2021 को एक कार परचेस की थी और अभी कौन सा डेट चालू है, 31 जनवरी 2024 नाम का डेट आ चुका है। समझ में कैसे बोल रहा हूँ, मतलब ये कार को 30 जनवरी 21 टू 30 जनवरी 22, 30 जनवरी 22 टू 30 जनवरी 23, 30 जनवरी 23 टू 30 जनवरी 24, ऐसे 3 साल पूरे हो चुके हैं और फॉर्चुनेटली 31 जनवरी को बराबर से अपना हीरो रिटायर हो रहा है। कंपनी बोलती है आप रिटायर हो रहे हो, चाहे तो कंपनी की कार लेके जाओ। मैं बोलता अच्छा, मतलब आप मुझे कार यूज़ करने को दे रहे हो कि कार बेच रहे हो, ट्रांसफर कर रहे हो? ऑब्वियसली कार ट्रांसफर कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि अभी आपका जॉब खत्म हो चुका है, तो हम आपको यूज़ करने को कार देने का कुछ मतलब ही नहीं है। समझ में कैसे बोल रहे हो, तो हम बेच रहे हैं और इसके बदले आपके पास से 2 लाख रुपये ले रहे हैं। कार कितने की थी? 5 लाख रुपये की थी। तो एम्प्लॉय क्या बोलता है, अरे 3 ही साल पुरानी कार है, 5 लाख की कार, आधे से भी कम मिल रही, लेता हूँ। हम बोलेंगे ठीक है, अभी परक्यूट वैल्यू चेक करना पड़ेगा। कार के लिए हमने क्या बोला है, अगर ट्रांसफर किया रहेगा तो 50% के 20% के 10%, 20% ऑन विच मेथड? RBM। तो फर्स्ट ईयर का 5 लाख का 20% मतलब 1 लाख, बच गया कितना? 4 लाख। अपने पास 3 साल है ना, 3 साल खत्म हो गया तो सेकंड ईयर का 4 लाख का 20% मतलब 80,000, तो बच गया कितना? 3,20,000। 3,20,000 का 20% मतलब 64,000, 64,000। सो 3,20,000 माइनस 64, 3,20,000 माइनस 60 मतलब 2,60,000, 2,60,000 माइनस 4 मतलब 2,56,000। So 2,56,000 is the value of the car on the date on which it is given to the employee, but the amount recovered from the employee is 2 lakh. So 2,56,000 minus 2 lakh मतलब 56,000 is taxable. समझे? श्योर? चेहरे पे क्वेश्चन मार्क है नक्की? ओके नेक्स्ट। सर लेकिन उन्होंने बोला है ना, कंपनी डिप्रिशिएट्स द व्हीकल एट द रेट ऑफ 15% ऑन एसएलएम। तुम क्या करते हो, हमको फर्क पड़ता नहीं। हमारा इनकम टैक्स का रूल नंबर 3 सब रूल नंबर 7 बोलता है कि अगर मूवेबल एसेट ट्रांसफर किया रहेगा और वो मूवेबल एसेट कंप्यूटर ने तो डेस्कटॉप रहेगा तो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स रहेगा, तो 50% WDV के हिसाब से कैलकुलेट करो। अगर वो कार रहेगी तो 20% WDV के हिसाब से कैलकुलेट करो। अगर वो बाकी के एसेट रहेंगे तो 10% SLM के हिसाब से कैलकुलेट करो। समझे मैं कैसे बोल रहा हूँ? तो उसके हिसाब से कैलकुलेट किया। तुम्हारा खुद का डेप्रिसिएशन मेथड क्या है वो हमको मत बताओ, और बताओगे तो भी हम ध्यान नहीं देंगे, तो हमने ध्यान नहीं दिया। समझे मैं कैसे बोल रहा हूँ? नेक्स्ट पार्ट, एन अमाउंट ऑफ रुपीज 3 लाख एज अ कम्यूटेशन ऑफ पेंशन फॉर 2/3 ऑफ द पेंशन कम्यूटेशन। ओके, अपने राजा को कम्यूटेड पेंशन भी मिला हुआ है और मेरे ख्याल से उसको ग्रेचुइटी भी मिला हुआ था। तो रिटायरमेंट के वक्त अगर तुमको कम्यूटेड पेंशन मिलता है और साथ में तुमको ग्रेचुइटी भी मिली रहती है, तो इन दैट केस द अमाउंट ऑफ एग्जाम्पशन विल बी इक्वल टू अमाउंट कम्यूटेड अपॉन परसेंटेज कम्यूटेशन इंटू 1/3। ग्रेचुइटी नहीं मिली रहेगी तो हाफ, और मिली रहेगी तो 1/3। याद है क्या? आनंद सर नाम का एक आदमी था, ऐसा दोपहर के वक्त यहाँ पे सिखाता था, अगर याद रहेगा तो। सर तो अमाउंट कम्यूटेड कितना है? 3 लाख है। परसेंटेज कम्यूटेशन दिया नहीं है, मैं फटका मारूंगा। 2/3 पेंशन इज कम्यूटेड, ऐसा बोला उन्होंने। 2/3 मतलब 66.67%। तो लिखने के लिए 66.67, बट कैलकुलेट करने के लिए 66.666666 जितना लंबा होगा उतना। क्या समझ सकते मैं कैसे बोल रहा हूँ? तो अमाउंट कम्यूटेड 3 लाख ले लो कैलकुलेटर के ऊपर, डिवाइडेड बाय 66.67 मतलब डिवाइडेड बाय 66.666666% का बटन दबाओ, कितना है बोलो? 4,49,999 मतलब 4,50,000 बराबर ना। मतलब क्या बोल रहे हैं अपने को इनकम टैक्स अभी कि अगर आप सारा का सारा पेंशन जो है उसको कम्यूट करते थे तो आपको 4.5 लाख मिल सकता था, लेकिन आपने सारे के सारे पेंशन को कम्यूट नहीं किया है, सिर्फ 2/3 पेंशन को कम्यूट किया है। सो 2/3 को कम्यूट करोगे तो हम बोलेंगे ठीक है, मतलब आपको 3 लाख मिल गया है। 2/3 मतलब 3 लाख, तो फुल कम्यूट करते तो 4.5 लाख मिलता है। 4.5 लाख का 1/3, 4.5 लाख का 1/3 कितना हो जाएगा? 1,50,000। 1,50,000 क्या बन जाएगा? एग्जाम। सो आउट ऑफ 3 लाख 1,50,000 इज एग्जाम, मतलब बाकी का 1,50,000 इज टैक्सेबल। समझे क्या? नेक्स्ट, कंपनी प्रेजेंटेड हिम विद अ गिफ्ट वाउचर ऑफ ₹6,000 ऑन हिज रिटायरमेंट। हमने बोला 5,000 तक का रहेगा तो एग्जाम है, इसको 6,000 मिल गया है। नाउ देयर आर 2 इंटरप्रिटेशन फॉर द सेम। आपके स्टडी मटेरियल में भी ऐसे ही बोला हुआ है। कोई बोलते हैं सर वो 5,000 रुपया पर एम्प्लॉई है, पर गिफ्ट है। समझने में कैसे बोल रहा हूँ? पर एम्प्लॉई पर एनम है, वो पर गिफ्ट नहीं ऐसा करके बोल के रखा था सर आपने। तो यहाँ पे भी 6,000 है, मतलब वो सारा का सारा 6,000 टैक्सेबल होगा। कोई कोई लोग बोलते हैं यस सर, क्योंकि 5,000 की लिमिट को क्रॉस किया है, इसका मतलब सारा का सारा 6,000 टैक्सेबल हो जाएगा। कोई कोई लोग बोलते नहीं सर, आउट ऑफ 6,000 5,000 एग्जाम करने का और सिर्फ 1,000 टैक्सेबल करने का।
सर एग्जाम में क्या लिखूं? एग्जाम में कुछ भी लिखोगे नीचे नोट लिखना पड़ेगा, अल्टरनेटिवली इट कैन ऑल्सो बी रिटन लाइक दिस, ऐसा करके लिखना ही पड़ेगा। समझना मैं कैसे बोल रहा हूँ? बिकॉज देर इज नो यूनिफॉर्म फाइनाइट ट्रीटमेंट अवेलेबल जस्ट नाउ, डिफरेंट पीपल आर ट्रीटिंग इट इन डिफरेंट वे। समझना मैं कैसे बोल रहा हूँ? और अभी तक इनकम टैक्स ने इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देके पकड़ा नहीं, चलो तुमको पनिशमेंट देता हूँ करके, तो ऐसे भी होता है वैसे भी होता है। क्लियर मैं कैसे बोल रहा हूँ? नेक्स्ट, हिज कलीग ऑल्सो गिफ्टेड हिम अ टेलीविजन एलसीडी वर्थ ₹50,000 फ्रॉम देयर ओन कॉन्ट्रीब्यूशन। 50,000 है गिफ्ट अभी, अब ये तो पकड़ना पड़ेगा। एम आई करेक्ट? यस, वो कलीग्स ने दिया हुआ है, सैलरी में नहीं आएगा, क्योंकि सैलरी के लिए जरूरी क्या है? एम्प्लॉयर एम्प्लॉई रिलेशनशिप। तो सर इसको छोड़ देंगे क्या? नहीं, इसको कहाँ पे पकड़ेंगे? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। लेकिन इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में इसको छोड़ देंगे, याद रखो, क्योंकि गिफ्ट उधर जो लिमिट है वो 50,000 का लिमिट है। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जो गिफ्ट का लिमिट है वो 50,000 तक का गिफ्ट रहेगा, तो छोड़ देते हैं। समझ मैं कैसे बोल रहा हूँ? ओके, नेक्स्ट, फॉलोइंग आर द अदर पर्टिकुलर्स। ही हैज ड्रॉन बेसिक सैलरी ऑफ ₹20,000 एंड 50% डियरनेस अलाउंस पर मंथ फॉर द पीरियड फ्रॉम 1/4/23 टू 31 Jan 23। तो हमने बोला था ना 10 महीना, ऊपर का सब चीज़ें क्या है? रिटायरमेंट के टाइम मिली हुई चीज़ें हैं। और अभी बोल रहे कि जब रिटायर नहीं हुआ था, मतलब वो 10 महीना जो था तब कैसे काम करता है? बेसिक सैलरी 20,000 into 10 एंड डियरनेस अलाउंस 10,000 into 10। रिसीव्ड पेंशन of ₹5,000 per month for the period from 1st of February to 31st of March after commutation of pension। 31 Jan को रिटायर हो गया, जैसे रिटायर हो गया वैसे उसने इमीडिएटली एम्प्लॉयर को बोल दिया कि मुझे क्या कर दो? कम्यूटेशन दे दो। कम्यूटेशन कितना मिल गया उसको? 3 लाख। वो 3 लाख में से 1.5 लाख हमने एग्जाम किया, बाकी का 1.5 लाख टैक्सेबल किया। बट वो जो 3 लाख उसने कम्यूट किया था, वो फुल अमाउंट ऑफ सैलरी पेंशन कम्यूट नहीं किया था, उसने 2/3 को कम्यूट किया था, उसका 1/3 बाकी था। और 1/3 का अमाउंट कितना है? 5,000 है। सो 5,000 इन द फर्स्ट मंथ, 5,000 इन द सेकंड मंथ। 10 महीने का सैलरी मिलेगा और 2 महीने का पेंशन मिलेगा। अनकम्यूटेड पेंशन इज ऑलवेज फुल्ली टैक्सेबल, तो 10,000 रुपया पूरा पूरा आउटर कॉलम में आएगा। नेक्स्ट, कंप्यूट इज ग्रॉस टोटल इनकम। ओहो, ग्रॉस टोटल इनकम बोला है बाबा लोग, मतलब अदर सोर्सेज का भी मुझे वर्किंग करके दिखाना पड़ेगा। समझ मैं कैसे बोल रहा हूँ? फॉर्म द अबव असेसमेंट ईयर ऑफ 24-25 assuming he exercises the option of shifting out of default tax regime provided under section 115 BAC 1A। तो देखो सबसे पहले मैं वर्किंग करूंगा यहाँ पे, नेम मिस्टर एक्स, स्टेटस इंडिविजुअल, रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट, असेसमेंट ईयर 24-25, प्रीवियस ईयर एंडिंग ऑन 31 March 24। उसका ग्रॉस टोटल इनकम कैलकुलेट करने का। इनकम फ्रॉम सैलरी में बेसिक सैलरी 20,000 into 10, डियरनेस अलाउंस 20,000 into 50% into 10, अनकम्यूटेड पेंशन 5,000 into 2। सो आउटर कॉलम में आ गया 2 लाख, 1 लाख और 10,000। बाद में कौन आएगा तुम्हारा? ग्रेजुएटी 6 लाख लेस एग्जाम्प्ट अंडर सेक्शन 1010। उसका मुझे वर्किंग करके दिखाना पड़ेगा, लिख के रखा मैंने वर्किंग नोट नंबर 1। समझे मैं कैसे बोल रहा हूँ? तो ये अमाउंट मुझे पहले पता नहीं था बाबा लोग, ये बाद में आया हुआ चीज़ है। ये 6 लाख लिख दिया, फिर एग्जाम्प्ट अंडर सेक्शन 1010 इतना लिख के जगह छोड़ दिया, फिर आगे चला गया। आगे जाके क्या बोला मैंने? कम्प्यूटेड पेंशन 3 लाख इनर कॉलम, फिर उसके नीचे एग्जाम्प्ट अंडर सेक्शन 1010 एक जगह छोड़ दिया, वर्किंग नोट बाद में करूंगा। समझ मैं कैसे बोल रहा हूँ? आउटर कॉलम में गया ही नहीं मैं। बाद में आया कौन? लीव एनकैशमेंट 3,30,000 पहले लिख दिया इनर कॉलम में, फिर लेस एग्जाम्प्ट अंडर सेक्शन 1010AA वर्किंग नोट नंबर 3, फिर आगे अमाउंट छोड़ दिया, इनर कॉलम आउटर कॉलम दोनों पेंडिंग रखा मैंने। फिर आगे जाके बोला ट्रांसफर ऑफ कार वर्किंग नोट नंबर 4, जगह छोड़ के आगे चला गया। अमाउंट पता ही नहीं मुझे, वर्किंग नोट करूंगा तो समझेगी। नेक्स्ट, गिफ्ट वाउचर, सिंस द वैल्यू ऑफ द वाउचर इज ग्रेटर देन 5,000 इट इज फुल्ली टैक्सेबल। मैंने क्या अज्यूम किया है? फुल्ली टैक्सेबल। नीचे नोट क्या दिखना पड़ेगा मुझे? अल्टरनेटिवली आउट ऑफ 6,000 5,000 कैन बी क्लेम्ड एज एग्जाम्प्ट, इन विच केस ओनली 1,000 विल बी एडेड टू द सैलरी इनकम ऑफ मिस्टर एक्स। क्या समझ सकते मैं कैसे बोल रहा हूँ? नेक्स्ट पार्ट, फिर ग्रॉस सैलरी मिल जाएगी। ग्रॉस सैलरी का अमाउंट कितना है? 7,32,769। वो कहाँ से आया बाद में देखेंगे। नेक्स्ट, फिर उसमें से डिडक्शन मिलेगा। कौन सा डिडक्शन मिलेगा? स्टैंडर्ड डिडक्शन। और एंटरटेनमेंट अलाउंस वो तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलता है, इसको मिल नहीं सकता क्योंकि मिस्टर वाई लिमिटेड का एम्प्लॉई। और सर प्रोफेशनल टैक्स उन्होंने बोला नहीं कि उसने प्रोफेशनल टैक्स कितना भरा है करके, सो दैट ऑल्सो कैनॉट बी क्लेम। बच गया कौन से? अकेला स्टैंडर्ड डिडक्शन, वो कितना रहता है? आइदर ग्रॉस सैलरी और 50,000 विचएवर इज लेस, तो उसको पेंडिंग रखूंगा। आगे बोलूंगा नेट सैलरी। समझ में कैसे बोल रहा हूँ? और बाद में डायरेक्टली ग्रॉस टोटल इनकम। क्यों सर? वो अदर सोर्सेज क्यों नहीं दिखाया? उसका नोट लिखूंगा, क्योंकि वो गिफ्ट जो है मूवेबल एसेट का है वो, और वो मूवेबल एसेट के अंदर टीवी इज नॉट काउंटेड एज मूवेबल एसेट फॉर द पर्पज ऑफ अदर सोर्सेज। समझ में कैसे बोल रहा हूँ? एंड सेकंडली उसका अमाउंट फिर भी 50,000 से कमी है, तो उसको छोड़ देते हैं। गॉट आइडिया व्हाट आई एम ट्राइंग टू स्पेसिफाई? फिर अलग अलग वर्किंग करूंगा। ग्रेचुटी का वर्किंग में बोलूंगा मिस्टर एक्स इज कवर्ड बाय पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट, एग्जाम्पशन शैल बी टू द लिस्ट ऑफ फॉलोइंग, स्पेसिफाइड अमाउंट 20 लाख, सैलरी लास्ट ड्रॉन इनटू कंप्लीटेड इयर्स ऑफ सर्विस और एनी पार्ट देयरऑफ इन एक्सेस ऑफ 6 months इनटू 15/26, बेसिक प्लस डीए इनटू 30 years एंड 1 month। ये क्या है तुम्हारा? सैलरी लास्ट ड्रॉन बेसिक प्लस डीए इनटू कंप्लीटेड इयर्स ऑफ सर्विस और एनी पार्ट देयरऑफ, मतलब 30 years एंड 1 month इनटू 15/26। तो फिर बेसिक कितना है? 20,000 है। डीए कितना है उसका? 50%, मतलब 10,000 है। इंटू 30 years एंड 1 month का सिर्फ 30 पकड़ना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इन एक्सेस ऑफ 6 months नहीं है। एंड इंटू 15/26, तो आंसर कितना आ गया?
आंसर आ गया 5,91,231। इसका आंसर यहाँ पे है, समझे क्या? एंड बाद में थर्ड पॉइंट कौन सा, एक्चुअल ग्रेजुएट रिसीव, उसका आंसर यहाँ पे है, थोड़ा ऊपर नीचे हो गया वो। समझ मैं कैसे बोल रहा हूँ, गॉट द आइडिया? तो फिर एग्जाम्शन टू द लिस्ट ऑफ अबव 3, इसका मतलब 5,91,231 का एग्जाम्शन रहेगा, वो मैंने यहाँ पे लिखा फिर 5,91,231। समझे क्या सब लोग? दूसरा कौन है, लीव एनकैशमेंट, नहीं सॉरी कम्यूटेड पेंशन, वो तो हमने तभी वर्किंग करके दिखाया था। इधर गया मेरा कम्यूटेड पेंशन, हाँ इधर। Since Mr. X is also receiving gratuity, exemption shall be to the extent shall be amount computed upon percentage computation into 1/3, मतलब 3 लाख अपन 66.67%, लिखने के लिए 66.67, कैलकुलेट करने के लिए 66.6666 जितना लंबा होगा उतना, तो बराबर से 1.5 लाख रुपए का एग्जाम्शन आएगा। सो 3 लाख में से 1.5 लाख कट, आउटर कॉल में 1.5 लाख आ गया। नेक्स्ट अगला पॉइंट कौन सा, एग्जाम्शन ऑफ लीव एनकैशमेंट, उसे बोलूंगा सिंस लीव सैलरी रिसीव्ड एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, एग्जाम्शन शैल बी टू द लिस्ट ऑफ फॉलोइंग, स्पेसिफाइड अमाउंट 25 लाख। दूसरा एवरेज सैलरी इनटू अर्न लीव, in the absence of information it is assumed that DA is not forming part of salary. Further, his leave entitlement cannot be exceeding 30 days, so given encashed leave can be used as if it is exemption calculation. So 20 आर कंसिडर किया, 10 आर को कंसिडर नहीं किया मैंने। सर मैं अगर कंसिडर किया तो चलेगा क्या, DA को ऐड किया तो चलेगा क्या? फिर तुमको नोट लिखना पड़ेगा कि इन द एब्सेंस ऑफ इन्फॉर्मेशन इट इज अज्यूम्ड दैट द DA इज फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी। मैंने अज्यूम किया नॉट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी, इसलिए मेरा आंसर अलग आएगा। समझे मैं कैसे बोल रहा हूँ? ओके, सो 27 इंटू 330 इज अपॉन 30 डेज, तो आंसर कितना आ गया 3,30,000। बाद में एक्चुअल लीव सैलरी रिसीव्ड कितना है 2 लाख, तो बच गया कितना फिर ये, इधर 25 लाख, नहीं तो 2,20,000, नहीं तो 3,30,000, नहीं तो 2 लाख, विचेवर इज लेस मतलब कौन 2 लाख, तो फिर यहाँ पे लेके आ रहा मैं 2 लाख। समझे मैं कैसे बोल रहा हूँ? सर ये जो लिखा है ना आपने सेंटेंस यहाँ पे, ये वाला सेंटेंस, सॉरी यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये कुछ समझा नहीं सर क्या लिखा है करके। Further, his leave entitlement is not exceeding 30 days, so given encashed leave can be used as it is for exemption calculation. सर मतलब क्या है? मतलब ये है, लीव एंटाइटलमेंट एज पर एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट इज 30 ईयर्स इंटू 30 डेज, क्योंकि एम्प्लॉयर ने बोला था हर एक साल के लिए 30 दिन का छुट्टी दूंगा, तो 30 ईयर्स के लिए 30 डेज मतलब 900 डेज का लीव हो जाता है, माइनस लीव अवेल्ड कितना है वो पता नहीं है अपने को, बट लीव बैलेंस कितना बोल के रखा है, 330 बैलेंस है। दिस 330 इज गिवन बाय द प्रॉब्लम, इधर बोला था उन्होंने कि इधर 330 डेज लीव इज इन बैलेंस, मिला क्या आपको सबको? सो 330 पहले लिखा, फिर 900 में से 330 माइनस करके मुझे 570 नजर आ गया। समझे कि मैं क्या बोल रहा हूँ? ऐसा गोल घूम के गया मैं वहाँ पे, समझे ना प्राजक्ता? हाँ, फिर बोला अरे लीव एंटाइटलमेंट फिर इनकम टैक्स एक्ट कितना है? इनकम टैक्स एक्ट बोलता है फॉर एवरी कंप्लीटेड डे ऑफ सर्विस अर्न लीव कैनॉट एक्सीड 30 डेज, इसलिए फिर से बार 30 इंटू 30 ले लिया, तो यहाँ पे 980 आ गया और ऊपर का 570 नीचे आ गया, मतलब आंसर कितना आ गया 330 आ गया, इसलिए यहाँ पे लाल डॉट मार्क करके रखा है मैंने, और यही लाल डॉट मार्क मैंने यहाँ पे यूज़ किया फिर बाद में कि अर्न लीव कैसे कैलकुलेट किया। समझ मैं कैसे बोल रहा हूँ? मतलब मैंने क्या बोला है कि उसका एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट में भी 30 डेज ही है और इनकम टैक्स में भी 30 डेज ही रहता है, तो इधर का जो तुम्हारा ये है पोजीशन वही हम लोग डायरेक्टली यूज कर सकते हैं यहाँ पे भी। समझे मैं कैसे बोल रहा हूँ? सपोज अगर ऐसा रहता था कि उसके एम्प्लॉयर ने 30 दिन की जगह उसको 40 दिन का छुट्टी दिया रहता, तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ता था मुझे, इंटू 40 डेज लिखना पड़ता था, तो आंसर कितना था बोलो? 30 इंटू 40 मतलब 1200 आता था, तो ये 1200 हो जाता था, और 330 बाकी हो तो प्रॉब्लम कंफर्म है। तो ऐसा घूम के नीचे आऊंगा और वापिस जाऊंगा तो मुझे कितना मिल जाएगा बोलो बैलेंसिंग फिगर? 800 एंड फिर मुझे 870 को नीचे लेके आना पड़ता था इधर से 870, फिर बोलता था 900 में से 870 चला गया, मतलब कितना बचेगा? सिर्फ 30 डेज बचेगा लीव एनकैशमेंट एज पर इनकम टैक्स। ऐसा होता था, लेकिन ऐसा नहीं होगा। क्यों? बिकॉज एम्प्लॉयर ने भी उसको 30 दिन ही बोला है और इनकम टैक्स वैसे भी 30 दिन ही बोलता है, तो एम्प्लॉयर ने बोला हुआ चीज़ और इनकम टैक्स ने बोला हुआ चीज़ में कुछ फर्क है ही नहीं, तो एम्प्लॉयर की चीज़ को डायरेक्टली यूज किया तो भी चलेगा। समझा मैं क्या बोल रहा हूँ? घर के बच्चे समझा करे? यस सर। ओके, ज़्यादा सोना मत बच्चा लोग, फटाफट से आंसर देने का है, पीछे नहीं रहने का है, दुनिया काफ़ी आगे जा रही है, याद रखो। तो ये तो हो गया मेरा लीव सैलरी। बाद में वैल्यूएशन ऑफ कार वो ट्रांसफर कर दिया, वो उसमें बोला आरबीएम चेक करना पड़ेगा 3 साल के लिए है, तो पहले 5 लाख का 20% जो माइनस करने का बचेगा, उसका 20% माइनस करने का जो बचेगा, उसका 20% माइनस करने के बाद जो बचेगा वो मतलब 2,56,000, वो हमने तभी वर्किंग किया था अगर याद रहेगा तो, उसमें से 2 लाख कट किया, बाकी का 56,000 विल बी नेट वैल्यू ऑफ कार, फिर ये 56,000 यहाँ पे लेके आया। इस तरह से काम पूरा किया है। क्लियर? चलो स्टार्ट। वी आर सॉल्विंग क्वेश्चन ऑफ स्लाइड नंबर 60
and the solution is given on slide number 61 and 62. Clear? मग फुलच घेतलं आपण, पण त्याचा डी एचं वर्किंग कसं काय, तर त्याला डी ए मिळतो की त्याला की ही बेसिक सैलरी 20,000 आणि 50% टीएनएस अलाउंस पर मंथ फॉर द पीरियड. सो डीए का अमाउंट इट सेल्फ एम्प्लॉयर ने खुद ही बोल करेगा डीए कितना दूंगा तुझे, जितनी तेरी बेसिक सैलरी रहेगी उसका 50% दूंगा. समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? डीए का अमाउंट इज नॉट गिवन एन एब्सोल्यूट टर्म, इट इज गिवन एज अ परसेंटेज. ट्वेंटी. तनय को और रोहित को भी इनकम टैक्स का इन्विटेशन भेज दिया मैंने ऑलरेडी.
कंप्लीट। एग्जाम्शन के अमाउंट को पेंडिंग रखो, वर्क नोट लिखने के पहले वो अमाउंट मत लिखा करो, आपल्याला रांगोळी भरायची नाही आहे, टप 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 9 ठेके 9 ओळी. Yes. Complete.
ये स्टार मार्क करके रखो यहाँ पे, लाल कलर का जो स्टार मार्क है तुम सादा करो, बाद में इसका एक नोट लिखेंगे कैसे कैलकुलेट किया करें।
कंप्लीट। वो स्टार मार्क का नोट लिखने का है। शैल आई गो ऑन? घर के बच्चे ओके वो स्टार मार्क का नोट लिख के ले लो। सर, बोला। तर मला एक डाऊट होता. बोल ना। तुम्ही ते ग्रॉस सॅलरी मधनं जे डिडक्शन केलंय ते कुठल्या चॅप्टर 6 मधले आहेत का? हे ना हां, स्टँडर्ड चॅप्टर डिडक्शन. 6 मधलं नाही ते. चॅप्टर 6चं तर ग्रॉस टोटल इन्कम नंतर येतं. याच्या खाली आलं तर चॅप्टर 6 असेल. हे तर सॅलरीमध्येच डिडक्शन आहे. आपण जो फॉर्मॅट लिहिला आहे की नाही, पेज नंबर 61 आहे ना आपल्याकडचा, हा फॉर्मॅट आहे की बघ की आपला, आठवतं का? हां, याच्यामध्ये इकडे दिलं आहे की बघ ना, परक्विजिट झालं आहे की तुमच्याकडे ग्रॉस सॅलरी येते, त्याखाली डिडक्शन अंडर सेक्शन 16 आहे की हे काय स्टँडर्ड डिडक्शन ऑफ ₹50,000 और ग्रॉस सॅलरी विच एव्हर इज लेस. मिळालं का बाळा? अच्छा. आणि एंटरटेनमेंट अलाउन्स फक्त गव्हर्नमेंट एम्प्लॉय मिळतो. आपला हिरो वाय लिमिटेडचा एम्प्लॉई म्हणजे मिळणार नाही. आणि प्रोफेशन टॅक्स ओनली इफ इट इज पेड तर मिळते. आपल्या प्रॉब्लेम काय सांगितलं नाही त्याने, पे केलं की नाही केलं, म्हणून आपण तो वजा नाही करू शकलो आपण. कळलं का? येस सर. झालं कंप्लीट? Shall I go for the next question now? जी हाँ मैडम, समझा? Good. Let us go for the next question. Question number 21. श्री बाला एम्प्लॉयड इन ABC कंपनी लिमिटेड. बाबा लोग बेबी लोग, ABC कंपनी लिमिटेड इसका मतलब गवर्नमेंट एम्प्लॉई नहीं है. एज अ फाइनेंस मैनेजर gives you the list of perquisites provided by the company to him for the entire financial year of 23-24. Domestic servant was provided at the residence of Bala. Salary of domestic servant is rupees 1,500 per month. The servant was engaged by him and the salary is reimbursed by the company employer. Servant was engaged by him बोला है, मतलब ये perquisite taxable in the hands of all employee होने वाला है. It is an obligation of the employee which is paid by the employer. तो 1500 रुपये पर मंथ जो है वो टैक्सेबल हो जाएगा. 15 इंटू 12 कंसिडर करना पड़ेगा. इन केस द नेक्स्ट क्वेश्चन उसमें पूछते हैं, इन केस द कंपनी हैज एम्प्लॉयड द डोमेस्टिक सर्वेंट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ परक्विजिट? तो वैल्यू ऑफ परक्विजिट विल बी सेम, बट इट विल बी टैक्सेबल ओनली इफ मिस्टर बाला इज अ स्पेसिफाइड एम्प्लॉय. परक्विजिट के वैल्यूज में फर्क नहीं पड़ता है, बट वो किसके हाथ में टैक्सेबल उसमें फर्क पड़ता है. अगर वो एम्प्लॉय ने अपॉइंट किया हुआ डोमेस्टिक सर्वेंट है तो इट इज टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ ऑल द एम्प्लॉइज, और अगर वो एम्प्लॉयर ने अपॉइंट किया हुआ डोमेस्टिक सर्वेंट है तो इट इज टैक्सेबल ओनली इन द हैंड्स ऑफ स्पेसिफाइड एम्प्लॉइज.
वैल्यू कितना, अमाउंट पेड बाय द एम्प्लॉयर टू द डोमेस्टिक सर्वेंट माइनस अमाउंट रिकवर्ड फ्रॉम द एम्प्लॉय इफ एनी। तो वैल्यूएशन में फर्क नहीं है, लेकिन किसके हाथ में पकड़ने का किसके हाथ में छोड़ने का उसमें फर्क है। नेक्स्ट, फ्री एजुकेशन फैसिलिटी प्रोवाइडेड टू हिज 2 चिल्ड्रन आरती एंड अशोक इन अ स्कूल मेंटेन्ड एंड ओन्ड बाय द कंपनी। स्कूल मेंटेन्ड एंड ओन्ड बाय द कंपनी बोला है, तो हम बोलेंगे फिर इन दैट केस सिमिलर स्कूल इन द सिमिलर लोकेलिटी का कीमत कितना चेक करो और उसमें से एम्प्लॉय कैसे कितना वसूल किया माइनस करो, बचा कुछ अमाउंट टैक्स करने का। लेकिन अगर वो फीस का अमाउंट 1000 रुपये से कम रहेगा तो एग्जाम करो, अगर याद रहेगा तो, कल का पॉइंट था। ओके, सो मैं कह सकता हूं इन दैट केस फ्री एजुकेशन प्रोवाइडेड टू द 2 चिल्ड्रन ऑफ आरती एंड अशोक इन अ स्कूल मेंटेन्ड एंड ओन्ड बाय द कंपनी, द कॉस्ट ऑफ सच एजुकेशन फॉर आरती एंड इज कंप्यूटेड एट ₹900 पर मंथ, छोड़ दो। अशोक का 1200 पर मंथ, ये पकड़ो। समझे कि मैं क्या बोल रहा हूँ? ओके, नो अमाउंट वॉज रिकवर्ड बाय द कंपनी फॉर सच एजुकेशन फैसिलिटी फ्रॉम बाला, मतलब 1200 × 12 मतलब 14,400 रुपये उसके इनकम में ऐड करना पड़ेगा। 900 को छोड़ देना पड़ेगा क्योंकि 1000 से कम है। नेक्स्ट, द एम्प्लॉयर हैज प्रोवाइडेड मूवेबल एसेट्स सच एज टीवी, रेफ्रिजरेटर एंड एयर कंडीशनर एट द रेसिडेंस ऑफ बाला, मतलब ये फर्नीचर जैसा हो गया एक्चुअली स्पीकिंग। सो 10% ऑफ द कॉस्ट, मतलब 1,10,000 का 10%, मतलब 11,000 ऐड करना पड़ेगा। समझे क्या? नेक्स्ट, a gift voucher worth ₹10,000 was given on the occasion of his marriage anniversary. It is given by the company to all employees above certain grade. मैं बोलूँगा ठीक है, अगर सबको दिया तो इन दैट केस इट इज occasional वाला है, शादी के वक्त दिया हुआ है। समझे मैं कैसे बोल रहा हूँ? तो उसको हम लोग छोड़ सकते थे, लेकिन 5,000 रुपये तक रहेगा तो छोड़ नहीं करता है। तो देयर आर 2 ऑप्शंस, आइदर यू कैन से पूरा 10,000 टैक्सेबल, और यू कैन से आउट ऑफ 10,000 5,000 इज एग्जाम, रिमेनिंग अमाउंट इज टैक्सेबल। ओके, अच्छा पिछले बार में नोट लिखने का बाकी है, एक नोट लिखो। पिछले बार नोट लिखने का बाकी हो तो 2 स्टार मार्क करो। किसको? इसको। ये 6,000 है ना, इसको 2 स्टार मार्क करो प्लीज़। नहीं लिखा है मैंने, ठीक है, नहीं 2 स्टार मार्क कर दो 6,000 के वहाँ पे। एक नोट लिखो, अल्टरनेटिवली it is possible to consider only 1,000 rupees taxable out of gift. And 5,000 can be claimed as exemption. फुल स्टॉप। चलो वापस आ जाओ बाला के प्रॉब्लम में। नेक्स्ट, गिफ्ट वाउचर हो गया। टेलीफोन प्रोवाइडेड एट द रेसिडेंस ऑफ श्री बाला एंड बिल एग्रीगेटिंग टू ₹25,000 पेड बाय एम्प्लॉयर। अगर याद रहेगा तो परक्विजिट नॉट टैक्सेबल एट ऑल का एक लिस्ट है, उसके अंदर का पहला आइटम यही है, टेलीफोन प्रोवाइडेड एट द रेसिडेंस ऑफ एम्प्लॉयर। समझे मैं क्या बोल रहा हूँ? नहीं समझा तो देखो, परक्विजिट नॉट टैक्सेबल एट ऑल, परक्विजिट नॉट टैक्सेबल एट ऑल इन द हैंड्स ऑफ ऑल एम्प्लॉइज। पहला पॉइंट कौन सा है? टेलीफोन प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर टू द एम्प्लॉइज रेसिडेंस। मिला क्या आपको सबको? ओके, चलो जी वापस आ जाओ बालाजी के पास। हाउसिंग लोन ऑफ 6% per annum, amount outstanding as on 1/4/23 is ₹6 lakh. Shri Bala pays ₹12,000 per month towards principal on 5th of each month. Compute chargeable perquisite in the hands of Mr. Bala for assessment year of 24-25 and the lending rate of State Bank of India as on 1/4/23 for housing loan may be taken as 10%. कल देखा था ये इंटरेस्ट फ्री नहीं तो कंसेशनल रेट वाला इंटरेस्ट वाला लोन। तो क्या बोला था? SBI ने साल के शुरुआत SBI ने यही टाइप का लोन अगर दिया रहता था तो फर्स्ट डे ऑफ द प्रीवियस ईयर के लिए SBI का रेट क्या रहता था वो चेक करो, और मंथली ओपनिंग आउटस्टैंडिंग बैलेंस कितना वो चेक करो, उसके हिसाब से चेक अमाउंट आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। 10% और 6% के बीच का डिफरेंस मतलब 4% टैक्सेबल है, क्योंकि SBI कितना लगाता है? 10% लगाता है, और एम्प्लॉयर कितना लगा रहा है? उसको 6% लगा रहा है, मतलब 4% इज हिज बेनिफिट, दैट इज द परक्विजिट, दैट विल बी टैक्सेबल। बट 4% कैसे कैलकुलेट करने का अपने को बताना पड़ेगा। क्लियर में क्या बोल रहा हूँ? ओके, तो एक एक पॉइंट अलग अलग लिखा है मैंने। पहले सर्वेंट का बात, 1500 × 12 18,000 टैक्सेबल करना पड़ेगा। एंड इफ द एम्प्लॉयर वुड हैव एम्प्लॉयड द डोमेस्टिक सर्वेंट देन इट वुड हैव बीन टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ स्पेसिफाइड एम्प्लॉय, बट अमाउंट वुड बी सेम। अमाउंट में फर्क नहीं पड़ता था, ओनली थिंग इज फिर बोलते थे बाला स्पेसिफाइड एम्प्लॉय रहेगा तो पकड़ो वरना छोड़ो, ऐसा बोलना पड़ता था। सेकंड कौन सा? फ्री एजुकेशन। उसमें से वो कौन सा आरती वाला है वो 10,800, 1000 से कम वाला इसके लिए एग्जाम कर दिया वो, लेकिन अशोक वाला है वो पूरा पकड़ लिया 14,400। समझे कि मैं क्या बोल रहा हूँ? कोई लोग ये भी बोलते हैं उसके अंदर ये भी है कि 14,400 टैक्सेबल है, सच्ची बात है, लेकिन सर आपने क्या बोला था? 1000 रुपये तक एग्जाम है ना, जैसा गिफ्ट के बारे में बोलते हैं
5,000 तक एग्जाम्ट है ना, 5,000 एग्जाम्ट है कि 5,000 तक एग्जाम्ट है और 5,000 के ऊपर जाएगा तो 5,000 को माइनस करने का वो पता नहीं है। तो वैसे ही यहाँ पे भी कि 1,000 रुपये तक एग्जाम्ट है, तो इसका आंसर कितना है, 1,200 रुपये का पर मंथ था। 1,200 पर मंथ इंटू 12 मतलब 14,400 हो जाएगा, बट उसमें से 1,000 इंटू 12 माइनस करने का मतलब 2,200 आएगा, दूसरे 2,400 आएगा। दोनों आंसर लिखना पड़ता है, एक ही आंसर नहीं लिखने का उसमें। और टेबल वाला क्वेश्चन रहेगा तो एक आंसर लिख देने का ऊपर और नीचे नोट देने का कि अब अल्टरनेटिव इट कैन ऑल्सो बी डन लाइक दिस। समझे कि मैं क्या बोल रहा हूँ श्रुति मैडम? हाँ, नेक्स्ट, मूवेबल एसेट प्रोवाइडेड फॉर फ्री यूज 10% कंसिडर करो, बात करके हो गया था। वाउचर इस 5,000 रुपया 10,000 रुपये के ऊपर का है, मतलब 5,000 कुड बी टैक्स्ड, नहीं तो पूरा पूरा 10,000 कुड बी टैक्स। मैं बोल के रखा अल्टरनेटिवली, वो कुड का स्पेलिंग गलत हो गया बट इट्स ओके। प्रोविजन फॉर टेलीफोन इज एग्जाम परक्विजिट, डिस्कस करके हो गया था अपना, बस चलो फटाफट करो। नहीं उसमें और बाकी है ना, 5-6 भी है यहाँ पे सब। SBI का, वो SBI का बाद में बताता हूँ, पहले इतना पूरा कर लो, कंप्लीट 5 पॉइंट्स फर्स्ट, फिर SBI का रेट का सिखाता हूँ वर्किंग कैसे करना है। हो जाएगा, आज ही हो जाएगा सैलरी तुम्हारा। बड़े होशियार बच्चे मेरे, तुम जैसे बच्चे मेरे क्लास में आए मैं धन्य धन्य हो गया। पिछले 7 जन्मों का पुण्य रहेगा मेरा, जिसकी वजह से इतने होशियार बच्चे मेरे क्लास में आए। अगर तुमको ऐसा कभी, सॉरी या 21, अगर तुमको ज़िंदगी में कभी ऐसा लगा कि यार मुझे कोई पुण्यवान आदमी देखने का है तो मेरा फ़ोटो देखा करो। इतने अच्छे बच्चे जब क्लास में आते हैं तो मैंने पिछले जन्म में बहुत सारा पुण्य किया ही रहेगा, नहीं तो हो ही नहीं सकता। कितने क्लास के प्रोफेसर बात करते हैं यार आजकल का बच्चा लोग ख़राब हो गया है, ये नहीं करता है, वो नहीं करता है, अपने टाइम का कैसा पढ़ाई था। मुझे ऐसा कभी नहीं लगता है, मेरे क्लास में आने वाले सब बच्चे बड़े अच्छे रहते हैं।
कंप्लीट, शैल आई गो अहेड, शैल आई टॉक अबाउट इंटरेस्ट नाउ? चलिए जिया जी जल्दी कीजिए। शैल आई गो अहेड? अब इंटरेस्ट की बात करते हैं। 6% वो भर रहा है, 10% SBI के पास भरना पड़ सकता था, मतलब उसका 4% बच गया है। अपने को 4% कैसे कैलकुलेट करना पड़ेगा? मैक्सिमम आउटस्टैंडिंग अमाउंट ऑन द लास्ट डे ऑफ ईच मंथ कितना चेक करना पड़ेगा। उसका रेट लोन कितना था? उसका लोन 6 लाख रुपए का था और हर महीने में वो 12,000 रुपये का प्रिंसिपल अमाउंट रीपे कर देता है। तो 6 लाख रुपये अगर साल के शुरुआत में आउटस्टैंडिंग था तो पहले महीने में उसने 12,000 दे दिया रहेगा, मतलब पहले महीने के एंड में 5,88,000 बाकी रहेगा। मिला क्या आपको सबको? सेकंड मंथ के एंड में 5,76,000 बाकी रहेगा, क्योंकि 12,000 कम, 6 लाख में से 12 गया तो 588 बाकी, 588 में से 12 गया तो 576 बाकी, 576 में से 12 गया तो 564, ऐसा सब जगह पे 12 कम करते करते मैं मार्च तक पहुंच गया हूँ। फिर ये जो अमाउंट आउटस्टैंडिंग है, ये आउटस्टैंडिंग अमाउंट के ऊपर 4% सर कहाँ से आया? 10% इज SBI का लेंडिंग रेट और 6% इज द एक्चुअल रेट पेड बाय हिम, दोनों के बीच का डिफरेंस इज इक्वल टू 4%। तो 5,88,000 इंटू 4% इंटू 1/12, एक महीने का इंटरेस्ट कंसिडर करने का, क्योंकि बाद में सेकंड मंथ में फिर से 5,76,000 पे कैलकुलेट करने वाले हम लोग। समझे मैं कैसे बोल रहा हूँ? तो याद रखो परक्विजिट वैल्यू एट द रेट ऑफ 4% फॉर द मंथ, फॉर द ईयर नहीं है ये, एक एक महीने का इतना इतना है। फिर ये सबका टोटलिंग करूंगा तो इट इज परक्विजिट वैल्यू फॉर द ईयर 23,880। समझे? चलो स्टार्ट। वन बाय 12 करने को भूलना मत।
कंप्लीट। चलो, shall I go ahead? हो गया 20,000 समथिंग समथिंग 880। गुड। अभी और एक टाइप का पर पीरियड अपने को सीखने का, उसका नाम है स्वेट इक्विटी। परसों मैंने डिस्कस किया था स्वेट इक्विटी का मतलब क्या होता है कि आपको जॉब लग गया है लेकिन स्टार्टअप है, कंपनी शार्क टैंक में थोड़ा फंडिंग लेके आई हुई है और आपको बोल रही कि बाबा हमारे साथ काम करो, हमारे साथ काम करोगे सैलरी थोड़ी कम देंगे, आपका क्वालिफिकेशन काफ़ी अच्छा है, आपका एक्सपीरियंस भी काफ़ी अच्छा है, आपको इससे ज़्यादा सैलरी मिल सकती है हमको पता है, लेकिन वहाँ पे आप हमेशा हमेशा के लिए एम्प्लॉय रहोगे, यहाँ पे आप ओनर बन सकते हो। तो आप अगर हमारे साथ रहोगे तो बाद में आपको अपने कंपनी का शेयर्स जिसकी कीमत एक्चुअली ज़्यादा है या फिर ज़्यादा हो जाएगी क्योंकि हम सब लोग मिलकर अच्छा काम करेंगे, तो वो ज़्यादा कीमत वाले शेयर्स आपको कम पैसे में परचेस करने को मिल जाएंगे। तो कोई एम्प्लॉय बोलेगा सर आपने मुझे डबल शेंडी लगाया, नंबर 1 आज मुझे जितना सैलरी मिल सकता था उससे कम सैलरी देने वाले हो, और नंबर 2 बाद में मुझे फिर से कंपनी को पैसा देना पड़ेगा, आई हैव टू पे अगेन टू द कंपनी टू बाय द शेयर्स। मतलब एक तो पैसा कम लो और ऊपर से बाद में पैसा दो। सर ये पागलपन है, मैं बोलूँगा नहीं यार ऐसा मत सोच, पहले ये सोच कि आज तुझे पैसा कम मिल रहा है, सच्ची बात है, बट एट द सेम टाइम बाद में तुझे पैसा देना पड़ेगा, ये भी सच्ची बात है, लेकिन बाद में तुझे जितना पैसा देना पड़ सकता था उतना नहीं देना पड़ेगा, कम पैसा देना पड़ेगा। और तूने कम पैसे में अपने कंपनी का जो शेयर्स परचेस किया है वो तो ओपन मार्केट में जाके बेच सकता है और तब तुझे पूरा पैसा मिल जाएगा, और अगर तू नहीं बेचेगा तो कंपनी का डिविडेंड तुझे मिलता रहेगा। समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? तो तेरा फायदा ही होने वाला है। तो इसमें नंबर 1 तुझे अच्छा काम करना पड़ेगा, तू अच्छा काम करेगा तो कंपनी के शेयर्स का भाव बाद में बढ़ने वाला है, अगर तू खराब काम करेगा तो बाद में भाव नहीं बढ़ने वाला है। समझ मैं कैसे बोल रहा हूँ? तो मतलब हम लोग बराबर से उसको मोटिवेट करने का कोशिश कर रहे हैं कि देख तू अच्छा काम करेगा तो तेरा ही फायदा है, कंपनी का भी फायदा हो जाएगा लेकिन तेरा भी फायदा है, खराब काम करेगा तो फायदा नहीं बाबा। समझ मैं कैसे बोल रहा हूँ? तो दिस इज अ कंप्लीटली न्यू टाइप ऑफ कंपनी विच वी आर थिंकिंग ऑफ। ये पुराने ज़माने में 1947 के ज़माने का कंपनी अलग था, तभी गवर्नमेंट कंपनी चलाता था। बहुत सारे जगह पे तो क्या अपना मिक्स्ड इकोनॉमी था, मिक्स्ड इकोनॉमी होने के से क्या रहता था, बहुत सारे जगह पे गवर्नमेंट इटसेल्फ वाज ऑक्यूपाइंग द सेक्टर, प्राइवेट इंडस्ट्री के लिए सब छोटा छोटा सेक्टर रहता था, तो वहाँ पे ज़्यादा टेंशन नहीं रहता था। प्राइवेट इंडस्ट्री को खुद को ग्रोथ करने के लिए भी कितना आसमान खुला है वो भी पता नहीं रहता था, हमेशा उसके ऊपर गवर्नमेंट का लिमिट रहता था, लाइसेंस परमिट कोटा रहता था। इसके लिए वहाँ पे एम्प्लॉय को हम क्या बोलते थे, बाबा तुझे पैसा मिलता रहेगा, बस काम खत्म, तुझे पर मंथ फिक्स अमाउंट मिलते रहेगा, बाद में बढ़ते जाके इंक्रीमेंट काम खत्म। ये तो ओनर बनने का चांस नहीं है, क्योंकि एनीवे ओनर कौन है, गवर्नमेंट ही रहने वाला है। समझ मैं कैसे बोल रहा हूँ? लेकिन जैसे हमने 1991 के बाद में LPQ को हटा दिया,
लाइसेंस परमिट कोटा, और एलपीजी को लाया, लाइसेंस लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। बाद में हमने बोला कि प्राइवेट सेक्टर को बढ़ने के लिए आसमान खुला है, आप कितना भी बढ़ सकते हैं। समझे मैं कैसे बोल रहा हूँ? और गवर्नमेंट हर एक सेक्टर में अपना जो भी कुछ पैर पसारा हुआ है उसको हटा लेगा, पीछे ले लेगा। अभी इंस्टेड ऑफ इन्वेस्टिंग इन द इकोनॉमी, गवर्नमेंट विल गो फॉर डिसइन्वेस्टमेंट फ्रॉम द इकोनॉमी। गवर्नमेंट कितने अपने खुद के अलग अलग कंपनी से लोगों को बेच देगा, जिनको चाहिए वो लोग चालू कर लो, खुद ब खुद कंपनीज अक्वायर कर लो और उसको चलाओ, हमको चलेगा सर। लेकिन यहाँ पे लोग अभी काम करने को क्यों आएंगे? आपके पास काम करने को क्यों आते थे कि गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, तो अपने को हमेशा काम करने को मिलेगा, देयर इज नो टेंशन, और पेंशन मिलेगा, और रिटायरमेंट का टाइम जो पैसा मिलेगा उसमें बहुत सारा एग्जाम्पशन रहेगा, और काम का ज़्यादा प्रेशर नहीं रहेगा, कंपटीशन है नहीं करके। तो सर वो दुनिया में अलग, उधर जाने वाले लोग अलग है। अब लोग हमारे पास क्यों आएंगे? क्योंकि हम तो कंपटीशन की बात कर रहे हैं, पर पेंशन देंगे नहीं देंगे इसका गारंटी नहीं है। समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? हम लोग बोल रहे हैं पेंशन नहीं मिलेगा, ग्रेचुइटी मिल जाएगा, लेकिन हमारा कंपनी अगर सपोज कंपटीशन ने खा लिया तो इन दैट केस शायद इसको कुछ नहीं मिलेगा, वो भी डिफिकल्टी है। तो सर ये मतलब द वर्ल्ड इज़ फास्ट, तो हाउ कैन आई मोटिवेट एम्प्लॉइज? मैं बोलूँगा ठीक है, फिर उनको मैं इस तरह से बोलूँगा कि आप अच्छा काम करो तो कंपनी का गुडविल बढ़ जाएगा, कंपनी का रेपुटेशन बढ़ जाएगा, कंपनी के शेयर्स का भाव बढ़ जाएगा, और आप कम शेयर्स देंगे लेकिन कम प्राइस पे, तो आपको कम प्राइस पे परचेस किए हुए शेयर्स को ज़्यादा प्राइस पे बेचने को मिलेगा, तो ये बड़ा कैपिटल गेन आपको थप से मिल जाएगा। सो डोंट थिंक दैट आपको धीरे 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 जिंदगी भर पैसा मिल रहा है और रिटायर होने के बाद धीरे 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 मरने तक पैसा मिल रहा है। धीरे धीरे कुछ नहीं है, आपको हम ठप से बीच में दे देंगे, बाद में शायद फिर से कुछ नहीं, फिर से मिल जाएगा। सो दैट काइंड ऑफ थिंग। हम वैसे भी मानसून के कंट्री में रहते हैं, 4 महीना बहुत सारा बारिश, बाद में 8 महीना कुछ नहीं। समझे मैं कैसे बोल रहा हूँ? तो ये जो आर्टिफिशियल कंसिस्टेंसी क्रिएट किया हमने ज़िंदगी में, उसको अभी हम लोग चेंज करते हैं। हम बोलते हैं ठीक है, आप अच्छा काम करो आपको ज़्यादा मिलेगा, कम काम करोगे कम मिलेगा, दैट्स अ सिंपल थिंग। समझे में क्या? अच्छी कंपनी में रहोगे तो आपको फायदा हो सकता है। तो देखो भाई, हमारी कंपनी में आने का रहेगा तो हमको टैलेंटेड लोग चाहिए, मोटिवेटेड लोग चाहिए, काम करने वाले लोग चाहिए, और उनका हम फायदा करवा के दे सकते हैं। इनकम टैक्स बोला ठीक है चलेगा, आपको जैसा करना है करो, मुझे सिर्फ क्या देखना है, अभी मैं इनकम टैक्स हूँ, मुझे क्या देखना है कि आपके कंपनी में एम्प्लॉय को आप किस तरह से पैसा दे रहे हो, उसको मुझे टैक्स कैसे करना है। इसके पहले हम क्या बोल रहे थे? ग्रेचुइटी एंड रिटायरमेंट, रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन, वीआरएस कंपनसेशन, लीव सैलरी, वो सब क्या है? नॉर्मल सिस्टम है। अब ये नया वाला सिस्टम है, अब इसका वर्किंग कैसे करने का है? पहले तो इसका वैल्यूएशन करना पड़ेगा, क्योंकि ग्रेचुइटी हाथ में मिलती है, लीव सैलरी हाथ में मिलती है। स्वेट इक्विटी में हर महीने में, हर साल में मुझे जितना सैलरी मिल सकता था अगले 3 साल तक, मुझे सैलरी कितना मिल सकता था? लेट से 15 लाख, या फिर मुझे सैलरी कितना मिल सकता था? पर मंथ 5 लाख, मतलब एनुअली 60 लाख। अगर मैं दूसरे किसी कंपनी में जाता था, स्टार्टअप में काम करने के बजाय किसी एस्टेब्लिश कंपनी में जाता तो मुझे 60 लाख, 1 करोड़ ऐसा सैलरी मिल सकता था। लेकिन मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ और ये लोग मुझे कितना दे रहे हैं? सिर्फ 40 लाख दे रहे हैं। मिल सकता था 1 करोड़, मिलेगा कितना? 40 लाख। 60 लाख जो है ना, 60 लाख बोलेंगे सर आपने ये 60 लाख रुपए का काम करके रखा है, तो बाद में जब शेयर्स परचेस करने का बारी आएगा ना, तभी आपने ऑलरेडी इतना पैसा भरा है, ऐसे हम कंसिडर करेंगे, और बाकी का अमाउंट आपके में भरने को बोलेंगे। समझ में कैसे बोल रहा हूँ? ये सब लॉजिक चल रहा है। तो सर भी वैल्यूएशन कैसे करने का? सो दे आर टेलिंग यू स्वेट इक्विटी, दो यहाँ पे 2 अलग अलग चीज़ें हैं। कौन सा स्वेट इक्विटी, दूसरा कौन सा अदर सिक्योरिटी। मतलब एक तो इक्विटी शेयर्स दे रहे हो, नहीं तो डिबेंचर्स वाला ले रहे हो, ऐसा करके। स्वेट इक्विटी इट शुड बी ट्रीटेड एज अ परक्विजिट इन द ईयर इन विच द एम्प्लॉई एक्सरसाइजेज द ऑप्शन। तो फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर मैं काम कर रहा हूँ, अभी तक मुझे स्वेट इक्विटी परचेस करने का ऑप्शन सिर्फ एनेबल हो गया है कि आप परचेस कर सकते हो। लेकिन परचेस कब कर सकते हो? 3 साल खत्म होने के बाद। जिस दिन कंपनी को ज्वाइन किया उस दिन स्वेट इक्विटी परचेस करने को नहीं मिलेगा, क्योंकि तुमने काम करके कंपनी का रेपुटेशन बढ़ाना चाहिए। ये लॉजिक है। क्या समझ सकते मैं कैसे बोल रहा हूँ? तो तू आ जाएगा, बोलेगा सर मैं आज स्वेट इक्विटी परचेस करता हूँ, कम प्राइस में परचेस करता हूँ। बोलूंगा क्या पागल है क्या? आज तू कम प्राइस में परचेस करेगा और इमीडिएटली मार्केट में जाकर बेचेगा, पैसा कमाएगा, और मतलब काम करे हम, रेपुटेशन लाए हम, शेयर्स का भाव बढ़ाए हम, और तू आके डायरेक्टली पैसा लेके जाएगा। ऐसा थोड़ी होता है। तो तुझे पहले यहाँ पे काम करना पड़ेगा अगले 3 साल तक, अगले 5 साल तक। वो पॉइंट्स अपने को फिर से बार अकाउंट्स में साली मैडम सिखाएंगी, स्वेट इक्विटी का वर्किंग कैसे होता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड उसका अपने को सीखने का है। समझ में कैसे बोल रहा हूँ? तो इन दैट केस द पॉइंट इज दैट इस तरह से आप काम करो, और जिस अभी 3 साल के बाद, नहीं तो 5 साल के बाद आपको परचेस करने को मिलेगा, वो भी परचेस करना ही पड़ेगा, ऐसा कुछ कंपल्शन नहीं है। सपोज 3 साल के बाद मुझे समझा कि यार मैं इस कंपनी में मेरी ज़िंदगी का 3 साल डाल दिया, बट इतना कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, मुझे नुकसान हो गया मेरा। समझ मैं कैसे बोल रहा हूँ? और अभी ऊपर से इस कंपनी का शेयर्स फिर से परचेस करने को रहूँगा तो और भी खड्डे में रहूँगा, जाना तो मैं नहीं रहता हूँ। मैं 1 करोड़ मतलब 3 करोड़ कमा सकता था 3 साल में, मेरा नॉलेज, मेरा एक्सपीरियंस, मेरा लॉयल्टी वाला यूज़ करके। लेकिन मैंने 40 लाख मतलब सिर्फ 1 करोड़ 20 लाख ही कमाया है, मतलब मेरा 1 करोड़ 80 लाख का नुकसान हो गया है। समझ मैं कैसे बोल रहा हूँ? लेकिन मैं बोलता हूँ ठीक है चल जाने दे, जो होता है वो होता है, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम अभी। लेकिन और इस कंपनी का शेयर्स परचेस करके खड्डे में नहीं जाऊँगा, आई विल गेट आउट ऑफ दिस। कह रहे समझ सकते मैं कैसे बोल रहा हूँ? तो मैंने छोड़ दिया। फिर मुझे परक्विजिट वैल्यूएशन नहीं आएगा, क्योंकि मैंने वो एक्सरसाइज ही नहीं किया है।
it should be treated as a perquisite in the year in which the employee exercises the option, not gets the option. समझे मैं कैसे बोल रहा हूँ? There is something called as granting of the option, there is something called as vesting of the option. समझे मैं कैसे बोल रहा हूँ? And there is something called as exercising the option. Exercise जब करेगा तब, समझे मैं कैसे बोल रहा हूँ? सिर्फ वो ग्रांट किया है नहीं तो वेस्ट हो गया उसके अंदर, उससे कुछ फर्क पड़ता नहीं. अगर वो उसको एक्चुअली यूज करेगा तो परक्विजिट हो सकता है. ऑन द डेट ऑफ एक्सरसाइजिंग द ऑप्शन द शेयर्स आर ऑलरेडी लिस्टेड ऑन सिंगल रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज. तो क्या करने का? ऑन द डेट ऑफ एक्सरसाइजिंग द ऑप्शन द शेयर्स आर ऑलरेडी लिस्टेड ऑन मल्टीपल स्टॉक एक्सचेंज. तो क्या कंसिडर करने का? या फिर ऑन द डेट ऑफ एक्सरसाइजिंग द ऑप्शन द शेयर्स आर नॉट लिस्टेड एनीवेयर. तो क्या करने का? देखो भारत में आपको स्टॉक एक्सचेंज का नाम पता है क्या? कौन से स्टॉक एक्सचेंज आपको पता है? BSE NSE. BSE NSE तो बहुत पॉपुलर, बहुत फेमस है, बट ये 2 ही स्टॉक एक्सचेंज भारत में नहीं, बहुत सारे स्टॉक एक्सचेंज है. अहमदाबाद स्टॉक एक्सचेंज भी है. इनफैक्ट अगर आपने कुछ तो हम लोग भी अपना स्टॉक एक्सचेंज चालू कर सकते हैं कि मोरे क्लासेस स्टॉक एक्सचेंज. हम सब लोग क्या बन जाएंगे? उसके मेंबर्स बन जाएंगे. और फिर बाद में हम लोग उनको बोलेंगे आपके कंपनी का शेयर आप हमारे स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट कर सकते हो. समझे मैं क्या बोल रहा हूँ? और फिर हम लोग उसके मेंबर से हम लोग ब्रोकर भी बनेंगे. और लोगों के लिए तो किसी को चाहे तो सिर्फ ब्रोकर बनने को भी बोलेंगे कि आप मेंबर मत रहो, बट सिर्फ ब्रोकर बन जाओ हमारे स्टॉक एक्सचेंज के. और फिर अलग अलग लोगों के परचेज सेल करने को बोलो. एकदम सिंपल एग्जांपल, एक nobroker.com नाम का साइट आपको पता है, और magicbrick.com पे आपको पता रहेगा, और 99acres.com पे आपको पता रहेगा. तो ये सब क्या है? एक्चुअली स्पीकिंग दीज आर डिफरेंट एक्सचेंजेस, बट नॉट ऑफ शेयर मार्केट, बट दे आर द एक्सचेंजेस ऑफ रियल एस्टेट मार्केट. क्या समझ सकते मैं कैसे बोल रहा हूँ? गॉट द आइडिया व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? दे आर एक्सचेंजेस ऑफ व्हाट रियल एस्टेट मार्केट. तो जैसा कोई बोलता है अभी मैं चालू करता हूँ नया वाला, चलो मैं भी एक चालू करता हूँ. कौन सा वाला? कोई तो कैसे ही सम housing.com, वो भी एक चालू हुआ था, अभी है, मतलब housing.com बैंगलोर में है. तो मैं ऐसा चालू कर सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ. बट वो जो है रियल एस्टेट मार्केट का, यू कैन स्टार्ट अ नॉर्मल कंपनी फॉर दैट. स्टॉक एक्सचेंज चालू करना करेगा तो देयर आर लॉट ऑफ डिफरेंट एक्स्ट्रा रेगुलेशंस. स्टॉक एक्सचेंज चालू करने का रहेगा तो समझ में क्या बोलो, देयर आर लॉट ऑफ रेगुलेशंस. उसका मिनिमम कैपिटल कितना रहना चाहिए, और उसमें फिर तुम्हारा अकाउंटिंग सिस्टम कैसे रहना चाहिए, तुम्हारा रिपोर्टिंग सिस्टम कैसे रहना चाहिए, कौन सा सॉफ्टवेयर तुमने यूज़ करना चाहिए. वो तो मतलब काफ़ी कॉस्टली चीज़ है. टू रन अ स्टॉक एक्सचेंज इज नॉट अ वेरी ईजी थिंग, इट नॉट अ चीप थिंग. समझ में कैसे बोल रहा हूँ? बिग थिंग, बिग थिंग. बड़ा बड़ा अमाउंट लगेगा, मतलब उसका लाइसेंस लेने के लिए भी तुमको बहुत सारा पैसा देना पड़ेगा पहले गवर्नमेंट को कि मुझे स्टॉक एक्सचेंज रन करना है. समझ में कैसे बोल रहा हूँ? क्योंकि गवर्नमेंट बोलता है स्टॉक एक्सचेंज मतलब शेयर का भाव ऊपर नीचे हो सकता है एंड पीपल कैन मैनिपुलेट. हमने देखा 1992 में क्या हुआ था, स्कैम, शायद सीरीज आपने देखा भी रहेगा. तब तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के अंदर ही स्कैम हो गया था. समझ में? उसके बाद में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में बहुत सारी चीज़ें चेंजेस हो गया. वो आगे सिखाने वाला हूँ मैं, जब कैपिटल गेन आएगा तब मैं सिखाऊंगा कि उसमें क्या होता है करके. स्टॉक एक्सचेंज में क्या क्या गड़बड़ हुई थी 1992 के बाद में, इनकम टैक्स में भी क्या चेंजेस लाए, और स्टॉक एक्सचेंज में भी क्या क्या चेंजेस हुए थे. समझ में कैसे बोला? तो तब से गवर्नमेंट ने कान पकड़ लिया, बोला नहीं स्टॉक एक्सचेंज में कुछ भी हो सकता है, ब्रोकर लोग पूरा खेल सकते हैं. और मार्केट में से मतलब जो थोड़े इलिटरेट लोग हैं जिनको स्टॉक मार्केट समझता नहीं है, उनको आराम से शिंडी लगा कि उनका पैसा लेके दूसरी जगह पे भाग सकते हैं. दिस इज अ डेंजरस थिंग. तो गवर्नमेंट ने बोला अभी स्टॉक एक्सचेंज चालू करने का है तो आपको लाइसेंस लेना पड़ता है, और उसका वो अलग अलग फीस ज़्यादा रहता है, उसका रिपोर्टिंग बहुत ज़्यादा रहता है, हेवी रहता है. इट्स नॉट ईजी. उसको रेगुलेट करने के लिए कौन रहता है? सेबी रहता है. समझने में कैसे बोल रहा हूँ? तो मतलब तुमको यू विल हैव टू बी अ कंपनी फर्स्ट टू स्टार्ट अ स्टॉक एक्सचेंज. रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज चालू करने के लिए तुमको एक कंपनी फॉर्म ऑर्गेनाइजेशन चालू करना पड़ेगा, और बाद में उस कंपनी को डबल रेगुलेशन रहेगा. एमसीए भी रेगुलेट करेगा, सेबी भी रेगुलेट कर लेगा, गवर्नमेंट भी रेगुलेट करेगा हर एक जगह से. क्योंकि हमको क्या कोशिश करना है यहाँ पे, स्कैम नहीं होना चाहिए, बाकी कुछ नहीं. समझने में कैसे बोल रहा हूँ? तो सपोज आप जिस कंपनी में काम कर रहे हो मन लगा के, और 3 साल के बाद आपको वो शेयर्स एक परचेस करने का राइट आपका मटेरियलाइज हो गया, और आपने बोला ठीक है मैं इस राइट को यूज करता हूं. तो उस वक्त आपके कंपनी का शेयर्स ऑलरेडी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है क्या, या फिर नहीं है? ऐसा 2 अलग अलग सिचुएशन है. और कभी कभी ये रह सकता है कि सर नहीं वो लिस्टेड भी है, और एक नहीं बल्कि 2 रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है, बीएसई भी लिस्टेड है और एनएसई भी लिस्टेड है. समझने में कैसे बोल रहा हूं? तो क्या कंसिडर करने का? उन्होंने बोला देखो स्वेट इक्विटी इट शुड बी ट्रीटेड एज अ परक्विजिट इन द ईयर इन व्हिच द एम्प्लॉय एक्सरसाइजेस द ऑप्शन. ऑन द डेट ऑफ एक्सरसाइजिंग द ऑप्शन द शेयर्स आर ऑलरेडी लिस्टेड ऑन अ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, सिंगल रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, एंड देयर आर ट्रेडिंग ट्रांजैक्शंस ऑन द डेट ऑफ एक्सरसाइजिंग द ऑप्शन. और जिस दिन मैंने ऑप्शन एक्सरसाइज किया उस दिन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में ऑलरेडी बाइंग एंड सेलिंग के ट्रांजैक्शंस हो रहे थे. तो फिर मेरा वैल्यू कितना रहेगा? देन एवरेज ऑफ द ओपनिंग एंड क्लोजिंग प्राइसेस ऑफ द शेयर ऑन दैट डे. एवरेज ऑफ द ओपनिंग एंड क्लोजिंग प्राइसेस ऑफ द शेयर ऑन दैट डे कितना है वो चेक करने का, उसके मैंने कितने शेयर्स परचेस किए उसको मल्टीप्लाई करने का. क्लियर में कैसे बोल रहा हूँ? नेक्स्ट, नहीं सर बट वो रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है, लेकिन जिस दिन मैंने एक्सरसाइज किया ना ऑप्शन, उस दिन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज ना किसी ने उसको बाय किया ना किसी ने उसको सेल किया. तो क्या करने का? देन द क्लोजिंग प्राइस ऑन द अर्लीस्ट प्रीसीडिंग डे दैट शुड बी कंसिडर्ड.
नहीं सर, वो एक नहीं बल्कि दो दो स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड था। मैं बोलूँगा ठीक है, दो दो स्टॉक एक्सचेंज था, तीन तीन स्टॉक एक्सचेंज पे था, तो पूछो फिर, इफ देर आर ट्रेडिंग ट्रांजेक्शन ऑन द डेट ऑफ एक्सरसाइजिंग द ऑप्शन, एवरेज ऑफ द ओपनिंग एंड क्लोजिंग प्राइसेस ऑफ द शेयर ऑन दैट डे ऑन द स्टॉक एक्सचेंज विथ हाईएस्ट टर्नओवर ऑफ शेयर्स। तो बीएसई में हमारे कंपनी का शेयर्स उस दिन खेला गया था, लेकिन उस दिन हमारे कंपनी के शेयर्स जो बाय सेल हुए थे बीएसई में, वो 50,000 शेयर्स बाय सेल हुए थे, 50,000 शेयर्स के ट्रांजेक्शन हुए थे बीएसई पे, और एनएसई पे उसी शेयर्स के 5 लाख ट्रांजेक्शन थे, 5 लाख शेयर्स के ट्रांजेक्शन। मैं बोलूँगा फिर बीएसई के प्राइस को भूल जाओ, एनएसई के प्राइस को देखो, एवरेज प्राइस कंसिडर करो। नहीं सर, वो मल्टीपल स्टॉक एक्सचेंज पे था, लेकिन जिस दिन मैंने शेयर्स परचेस किया कंपनी के पास से, स्टॉक एक्सचेंज में परचेस नहीं करता हूँ मैं, कंपनी कैसे परचेस करता हूँ, क्लियर मैं कैसे बोल रहा हूँ। जब मैं स्वेट इक्विटी की बात करता हूँ तो आई एम नॉट गोइंग इन द स्टॉक एक्सचेंज टू परचेस द शेयर्स। जब मैं स्वेट इक्विटी की बात करता हूँ तो कंपनी मुझे शेयर्स इशू करती है, क्योंकि मुझे वो शेयर्स कम प्राइस पे परचेस करने का है। मैं अगर स्टॉक मार्केट में जाऊँगा तो जो बेचने का है, जिसको शेयर्स बेचने का मन करेगा, वो तो मेरे पास से ज़्यादा पैसा वसूल करेगा ना। मैं कम प्राइस में परचेस कब कर पाऊंगा, जब कंपनी इशू करके तब कर पाऊंगा। समझा मैं क्या बोल रहा हूँ। तो मैं जिस दिन परचेस करने को कंपनी के पास गया मेरा ऑप्शन एक्सरसाइज करने के लिए, उस दिन मेरा शेयर्स, कंपनी का शेयर्स मेरा नहीं, मैं जिस कंपनी का शेयर्स परचेस कर रहा हूँ उस कंपनी का शेयर्स ऑलरेडी एक से ज़्यादा स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है, लेकिन उस दिन किसी भी स्टॉक एक्सचेंज में एक भी ट्रांजेक्शन नहीं हुआ था मेरे कंपनी के शेयर्स का। तो फिर बोलूंगा इन दैट केस क्लोजिंग प्राइस ऑन द अर्लीस्ट प्रीसीडिंग डे ऑन द स्टॉक एक्सचेंज विथ हाईएस्ट टर्नओवर ऑफ शेयर्स। सिंगल रहेगा तो कुछ टेंशन नहीं है, ज़्यादा रहेगा तो हाईएस्ट टर्नओवर वाला स्टॉक एक्सचेंज पकड़ो, ऐसा बेसिक पॉइंट है। क्लियर मैं कैसे बोल रहा हूँ सर। एनी अदर केस, मतलब मेरा शेयर जो है, जिस कंपनी का शेयर मैं परचेस करना चाहता हूँ, वो कंपनी का शेयर अभी तक उन्होंने रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट नहीं किया हुआ है। वो पब्लिक लिमिटेड कंपनी है बट लिस्टेड कंपनी नहीं है, तो क्या करने का। तो अभी स्टॉक एक्सचेंज का हाईएस्ट वॉल्यूम वगैरह कुछ देखने को मिलेगा ही नहीं, क्या कंसिडर करने का। मैं बोलूँगा फिर ठीक है, देन रीसेंट मोस्ट वैल्यूएशन बाय अ मर्चेंट बैंकर इन 180 डेज इमीडिएटली प्रीसीडिंग द डेट ऑफ एक्सरसाइजिंग द ऑप्शन चेक करना पड़ेगा। फिर अभी तुम्हारे पास स्टॉक एक्सचेंज, मतलब लोग क्या बोलते हैं तुम्हारी कंपनी का भाव के बारे में ये पता नहीं है, तो फिर मर्चेंट बैंकर ने किया हुआ वैल्यूएशन चेक करना पड़ेगा। सर उसने एक वैल्यूएशन दिया था बट 3 साल पहले का वैल्यूएशन था, वो नहीं चलेगा। 180 दिन पहले के अंदर का दिया हुआ पीरियड, 180 दिन मतलब लगभग 6 महीना। सो जब तुम ऑप्शन कर रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो, उसके 6 महीना पहले अगर कुछ वैल्यूएशन रिपोर्ट आ रहेगा तो वो कंसिडर करना पड़ेगा। ओके, अदर सिक्योरिटी रहेगा तो सर रिसेंट मोस्ट वैल्यूएशन, मतलब वो डिवेंचर्स है कुछ और बाकी का कुछ सिक्योरिटी है, इक्विटी शेयर छोड़ के बाकी का कोई भी सिक्योरिटी, तो रिसेंट मोस्ट वैल्यूएशन बाय द मर्चेंट बैंकर इन 180 डेज इमीडिएटली प्रीसीडिंग द डेट ऑफ एक्सरसाइजिंग द ऑप्शन कंसिडर करना पड़ेगा। और ये पहला सब केस में क्या बोलना पड़ेगा, इन केस वेयर द स्टॉक एक्सचेंज कोट्स ओपनिंग एंड क्लोजिंग प्राइसेस एज बाइंग एंड सेलिंग सेपरेटली, then the word opening shall mean opening sell price, similarly the word closing shall mean closing sell price। बाइंग प्राइस नहीं कंसिडर करने का, सेलिंग प्राइस कंसिडर करने का। ये रूल सिर्फ वो स्टॉक एक्सचेंज वाले के लिए है, ये दोनों तो स्टॉक एक्सचेंज में आते नहीं, तो यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है। समझने में कैसे बोल रहा हूँ। दिस इज द वैल्यूएशन ऑफ परक्विजिट ऑफ स्वेट इक्विटी। मेरे ख्याल से 2:04 हो गए हैं, तो शाम के लेक्चर में मैं ये सॉल्व करके देता हूँ। ओके ठीक है, टेक ब्रेक एंड आफ्टर द ब्रेक विल मीट एट 6 o'clock, नहीं 6 नहीं, कितना 6:15 जो रहेगा वो।